हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया। तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 3 पे आ चुके हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम अपने अब सर लेवल पे आ चुका है। अब यहाँ से आयनिक इक्विलिब्रियम आज का जो चैप्टर है, आज का जो मतलब लेक्चर है, यहाँ से आयनिक इक्विलिब्रियम एक अलग लेवल पे जाएगा। लेकिन सर आयनिक इक्विलिब्रियम पता है, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलने में डिफिकल्ट लगता है, पढ़ने में लग सकता है कि डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट देख रहा था, फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन होना शुरू हो चुका है। सोचो सर, अभी तो आपने फॉर्मूलाज ही नहीं किए। आज अपने को बफर भी करना है, चीज़ें भी देखनी है, सॉल्ट भी देखना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ट्राई करना है कि सर चीज़ों को जितना हो सकता है कल की क्लास में, मैं थोड़ा कल की क्लास जो लास्ट क्लास होगी आयनिक इक्विलिब्रियम में, उसमें थोड़ा सा क्या करूंगा, रिवीजन पूरा चैप्टर का करा के फिर खत्म कर दूंगा। डोंट वरी, कुछ लोगों का है कि सर रिवीजन या थोड़ा फॉर्मूलाज में इन सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है, तो वो मैं कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। पहले आज थोड़ा चैप्टर के आगे चलते, कल जब चैप्टर एंड हो रहा होगा तो उस टाइम पे ये बातें कर लेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम अपना 9th चैप्टर है। ठीक है, तो 3 चैप्टर का सफर और बाकी है, और इन 3 चैप्टर्स में सर अब ट्राई करेंगे, मैं अपने आप से एक प्रॉमिस करता हूं कि इन 3 चैप्टर्स को करते करते मैं पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करा लूंगा। कैसे कराऊंगा? बीच में इसलिए नहीं करा रहा था क्योंकि चैप्टर्स बहुत अच्छे थे, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल, आयनिक, ये सब चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन। अब मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन तो नहीं, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर का तो नहीं, लेकिन अच्छे चैप्टर्स का रिवीजन हम साइड बाय साइड कर लेंगे। इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। ठीक है, होता है तो हम लोग मतलब जो हमारा टारगेट है 28 फरवरी तक का, उससे पहले हम लोग आराम से रिवीजन के साथ चैप्टर्स को फिनिश कर लेंगे। 28 फैब तक ही आपकी क्लास होगी मेरे साथ। ठीक है, मैं आपको 28 फैब के बाद आपके पास गिन के 2 महीने दूंगा, जिसके अंदर आप रिवाइज करना चाहें रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ट्राई करना कि अपना बेस्ट वर्जन आए। बैकलॉग जिन लोगों ने बना लिया है जल्दी से जल्दी खत्म करना। ट्राई करो कि हाँ भाई क्वेश्चंस करने हैं, डीबीपी करने। मैंने बोला था ना डीबीपी अब आ जाएगी, सैटरडे तक आ गई थी शायद, मतलब सब लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं उस डीबीपी को। ठीक है, अगले जो इस लेक्चर का डीपी आपको मिल जाएगा, अगले लेक्चर का भी डीपी आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आपसे बस इतनी एक्सपेक्टेशन मेरी है कि सर आप अपना बेस्ट दो। जो होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा, लेकिन कम से कम अपना बेस्ट दो। डरने की जरूरत नहीं है, चैप्टर्स को एंजॉय करो, प्रोसेस को एंजॉय करो। देखो कि हाँ यार इस प्रोसेस में क्या क्या देखने को मिलता है, हाँ यार मुझे ये चीज सीखने को मिल रही है, अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। आप सर इस मुकाम पे अगर आप इस वीडियोस को अभी तक देखते आ रहे हो, मतलब आपके अंदर ना अभी भी वो पागलपन है, अभी भी वो जिद है कि भाई मुझे चीजें रिवाइज कर लेनी है। मुझे ना जो चैप्टर लोग 10 घंटे में नहीं पढ़ पाते, 40 घंटे में नहीं पढ़ पाते, वो चैप्टर आप 4 से 5 लेक्चर्स में करने की जिद पकड़ के बैठे हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, और तुम करोगे, अगर आप लोगे ना तो आपका रिजल्ट आएगा, इस बात का पूरा प्रॉमिस है। बस ट्राई ये करना है कि आप अपना बेस्ट करो, अपने तरफ से बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो मैं लास्ट क्लास में अपने को वो कर रहा था, वीक एसिड वीक बेस के फॉर्मूलाज रिवाइज करा देता हूं। वीक एसिड वीक बेस में बात कर रहा था, तो वीक एसिड और वीक बेस को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया था। डेरिवेशन जितनी हो सकती है ना कम करने की कोशिश करते, रीजन की भाई डेरिवेशंस कोई नहीं पूछ रहा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखोगे आपको बहुत ही आसान सा दिख रहा था कि सर वीक एसिड वीक बेस के क्वेश्चंस आप करोगे सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड आते, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। करना क्या है, तो करने में सर ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि सर वीक एसिड होता है तो यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है वो क्या आ जाती है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हो जाती है। लेकिन जैसे ही ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगता है, जैसे ही ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगता है, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ से ओस्टवाल डाइल्यूशन जो जैसे ही अप्लाई करते हैं सर, अपने को के की वैल्यू क्या हो जाती है, सी अल्फा स्क्वायर, और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, अंडर रूट के बाई सी आ जाती है। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, अंडर रूट के बाई सी आ जाती है। ये अल्फा आ गया। सर H प्लस की वैल्यू अगर बात कर रहा था तो H प्लस की वैल्यू मेरे पास क्या आया था, सी अल्फा, या फिर इसी को लिखना चाहूं तो अंडर रूट के इंटू सी लिख रहा था। और यहां से मैं पीएच निकालना चाहूं तो पीएच निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, पी के ए माइनस क्या हो जाएगा, लॉग सी। यही हो रहा होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें थी। यहां पे के बदले क्या हो जाएगा, के बी, एंड दैट विल बी सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है ये देख लो, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है ये देख लो कि सर के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अल्फा स्क्वायर, सर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के बी बाई सी, और यहाँ पे ओ एच माइनस आएगा, ओ एच माइनस की वैल्यू सी अल्फा, या फिर अंडर रूट के बी इंटू क्या हो जाएगा, सी। और यहाँ पे पी ओ एच की बात करेंगे तो पी ओ एच इज 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी।
1/2 pKb माइनस log C। तो ये सब छोटी छोटी चीजें करते रहिए। सब pH हो गया, pOH हो गया, वीक एसिड, वीक बेस, ये चीजें हमने करी थी। आज क्या करने वाले हैं, कुछ नया क्या करने वाले हैं, आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख के ही अटेम्प्ट कर सकते हो। कल की क्लास में अपने पास किया भी है, लास्ट क्लास में आपने किया भी है। आप ये क्वेश्चन देखो, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, करके देखो। इस क्वेश्चन को आपने अगर पहले अटेम्प्ट कर रखा है तो आप सर टाइम लिमिट लगा के करो। अगर आपको डीपी में मिल चुका है तो आप कोई बात नहीं, इसको टाइम लिमिट लगा के करो कि हाँ सर ये टाइम लिमिट के अंदर करके देखता हूं। क्या दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है, क्या है सर, वीक एसिड है, पीएच दिया हुआ है। और पीएच की बात करेंगे तो सर पीएच अपने पास 3 है। अगर पीएच 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 हो जाएगी। पक्का। और जैसे ही H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -3 आया, सर क्या पता है अपने को, अल्फा निकालना है। तो सर C अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -3। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3, 10 की पावर -1। अल्फा ये हो जाएगा और दैट विल बी 10 की पावर -2। सर अल्फा परसेंटेज में निकालने जाओगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 इंटू 100, और ये कितना आ जाएगा 1%। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% आ जाएगी। ठीक है, तो ये पीएच का गेम है, हो जाएगा। वीक एसिड है, पहचान के खत्म करो। अब क्या नया आने वाला है, वो नई चीज क्या है वो देखो अपने पास, और वो है मेरे लिए कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है कि सर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अब जैसे देखो कहां होगा कॉमन आयन इफेक्ट, ये देखना। मान लो ये क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना अपने पास। अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट अल्फा निकालिए, किसके केस में सर, क्वेश्चन दे देता हूं। अगर मैं ये लिख रहा हूं 0.01 m CH3COH, और इसके बगल में CH3COH, इसके बगल में लिख देता हूं इसका K, 10 की पावर कितना लिख देता हूं सर, -8 लिख देता हूं, ऐसे लिख दिया, 10 की पावर -8। सर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देता हूं, अभी भी 0.01 m ही है CH3COH, अभी भी 0.1 m CH3COH है, लेकिन इसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 m HCl, इसके प्रेजेंस में है इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 m HCl। पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजों को देखो कैसे रिलेट कर पाओगे आप, इन छोटी छोटी चीजों को देखो कैसे रिलेट कर पाओगे। सिंपल सी चीजें, आपको क्या करना है, अल्फा निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। √K क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर पहला केस तो नॉर्मल वीक एसिड का केस है, पहला केस तो नॉर्मल वीक एसिड का केस है। अब क्या करते हो, अल्फा निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, √K की वैल्यू 10 की पावर -8 अपॉन C करने जाएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2। सर ये 10 की पावर कितना आ गया, -6, और ये क्या हो गया, 10 की पावर -3। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर -3, काफी कम आ गई। किसने बोला सर, सेकंड क्वेश्चन को कैसे करोगे, और इसी को हम लोग नाम देते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ध्यान से देखना क्यों बोलते हैं इसको कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट बोलते ही क्यों है, बिकॉज यहां पे क्या होगा, कोई एक आयन क्या होगा, कॉमन होगा। कैसे सर, ये वाला एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, बगल में लिखा है। ये वीक एसिड है, अब वीक एसिड के लिए K होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए K नहीं होता है। तो वीक एसिड देखो और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिफरेंस देखो, ये देखो HCl आया, H प्लस आके क्या कर देगा, H प्लस, और ये क्या कर देगा, Cl माइनस। सर इसकी 0.1 m हो जाएगी और इसकी भी कितनी हो जाएगी, 0.1 m हो जाएगी। H प्लस और Cl माइनस ऐसे अलग कर दो। अच्छा HCl ऐसे टूट गया, H प्लस और Cl माइनस करके। मुझे किसने बोला इससे मुझे क्या लेना देना सर, अरे सर इससे कुछ लेना देना आपको अभी नहीं है, लेकिन अभी पता है कहां दिक्कत आएगी। इससे पहले देखना, ये एसिड बेचारा वीक एसिड था, कैसे डिसोसिएट हो रहा था, CH3COO माइनस, और ये क्या हो गया H प्लस, ये क्या हो गया H प्लस, ये C है, ये जीरो, ये जीरो, ये क्या हो जाएगा C माइनस, C अल्फा, ये क्या हो जाएगा C अल्फा, यही C अल्फा, यही था ना। अगर अकेला वीक एसिड होता, अकेला CH3COH होता तो अकेला यही करता, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, और वो C अल्फा होता। पक्का। तो ये चीजें होती। मुझे किसने बोला सर CH3COH का अब डिसोसिएशन करके दिखाओ, दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखना एक बार के लिए एक चीज पढ़ना। हम लोगों ने ली-चाटलियस प्रिंसिपल पढ़ा था, टाइम जब जीरो होगा तो सर ये C होगा, ये जीरो होगा, लेकिन सर H प्लस की वैल्यू पहले से कितनी हो जाएगी। क्यों, अरे सर ये H प्लस कौन देके बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कॉमन आयन इफेक्ट इसी के लिए तो हेल्पफुल है, या इसी के लिए तो पढ़ रहे,
भाई क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू H प्लस जो है यहाँ पे 0.1, ये H प्लस क्या हो जाएगा, इधर से आ जाएगा, ये H प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, अगर मैं बात करूं तो ये 0.1, ऑब्वियस दोनों एक ही कंटेनर में, दोनों एक ही कंटेनर में है, तो ऑब्वियस है H प्लस क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.1। शुरुआत में ये ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, तो सर लीच एटलियर्स के हिसाब से आपको ही पता है, लीच एटलियर्स अपने पास आयनिक केमिकल में पढ़ा था सर, अब उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं रहेगा, अब आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि आप अकेले थे तो फॉरवर्ड जा रहे थे, लेकिन अब सामने उधर क्या है, प्रोडक्ट है, तो आपकी कुछ तो स्पीड कम कर देगा, और कुछ स्पीड कितनी कम होगी, तो ये देख लो अपने पास, ये स्पीड कितनी कम होगी, ये देख लो, सी अल्फा डैश, मैंने क्या नाम लिख दिया, सी अल्फा डैश। एक बार देखना अपने पास ये क्या है, अल्फा हमेशा ग्रेटर होगा अल्फा डैश से, बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा होता है, डिक्रीज करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी, अल्फा डिक्रीज होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो अगर कॉमन आयन आ गया तो। क्यों, क्योंकि सर आप अकेले थे ना, तो आप अच्छे से डिसोसिएट कर रहे थे, जैसे ही आपके सामने H प्लस पहले से प्रेजेंट हो गया, H प्लस जैसे ही प्रेजेंट होगा, वो रिएक्शन थोड़ी सी क्या होगी, बैकवर्ड, और इसके कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अल्फा ग्रेटर देन क्या होगा, अल्फा डैश क्या आएगा, लेस देन आएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया, लेकिन एक चीज तो कांस्टेंट रहेगी, क्या, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के की वैल्यू इस केस में भी और नीचे वाले केस में भी, दोनों में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सर ये कांस्टेंट रहेगी, कैसे रहेगी वो देख लो, ये इवन एक सिंपल सा देख लो, ये वैल्यू इतनी कम हो जाएगी, अल्फा ऐसे ही कम है, और उस बार पता चला और कम कर दिया, तो सर इसको ना हम लोग अप्रोक्सीमेटली सर स्ट्रॉन्ग एसिड का ही ले लेते हैं, वीक एसिड की इतनी औकात नहीं है कि इसको वो चेंज कर पाए। तो मैं पहले ही बोल देता हूं, ये क्या कर दिया हम लोगों ने, ये देख लो, इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, 0.1 m ले लेते हैं। अब देखना के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सी अल्फा डैश, सी अल्फा डैश इंटू सी अल्फा डैश इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई सी 1 माइनस अल्फा डैश, सी से सी गया सर, 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो के क्या हो जाएगा 0.1 अल्फा डैश। भाई डेरिवेशन आज किया, अब इसके बाद दोबारा नहीं करेंगे, रीजन हमारे पास अब क्वेश्चंस बहुत सिंपल से स्टेप्स में सॉल्व करने की आदत डालो, और वो है 10 की पावर -7, अल्फा डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर -7, अकेला था तो कितनी थी, 10 की पावर -3, ज्यादा डिसोसिएट कर रहा था, 10 की पावर -3 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। जैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट आया, जैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट आया, क्या हो गया अपने पास, 10 की पावर -3 से कहां चला गया अपने को, 10 की पावर -7। बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। मैं एक बात बताऊं, एक सिंपल तरीका बताता हूं, ये ना याद रखना, ये तो चलो न्यूमेरिकल में हमने लिखा, अगर अकेला वीक एसिड प्रेजेंट है, अगर अकेला वीक एसिड प्रेजेंट है, तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √K/C। एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं, इसी को याद रखना। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है 1/2 pKa माइनस log C। लेकिन अगर सर आपको, अगर वीक एसिड के साथ साथ, अगर वीक एसिड इज प्रेजेंट विथ, वीक एसिड इज प्रेजेंट विथ, वीक एसिड इज प्रेजेंट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, उस केस में अल्फा डैश जो होता है वो होता है K/X, और X क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, X क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कहां से, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। अल्फा डैश की वैल्यू, सीधा सीधा फॉर्मूला ये दिमाग में रख लो, एग्जाम हॉल में यहां जब पीएच निकालोगे, यहां जो H प्लस निकालोगे, H प्लस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। और पीएच भी किसके कारण होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, सिर्फ और सिर्फ पीएच भी किसके कारण होगा, स्ट्रॉन्ग है। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होने वाला है, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर देगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा वो निकालने का तरीका आपको पता चल गया, कितना डिक्रीज होगा वो निकालने का तरीका आपको पता चल गया। अल्फा डैश कितना हो जाएगा, K/X हो जाएगा, अल्फा डैश कितना हो जाएगा, K/X हो जाएगा। सर अगर मैं बात करूं, इफ अगर ये सेम चीज लिखना चाहूं वीक बेस के लिए, अगर वीक बेस के लिए भी आप कॉमन चीज निकालना चाहते हो, अगर वीक बेस के बारे में बात करूंगा तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, √KB/C हो जाएगी। POH निकालने जाओगे 1/2 pKa माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ pKb माइनस क्या हो जाएगा, log C।
पक्का। सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सर अगर वीक बेस प्रेजेंट हो, वीक बेस इज प्रेजेंट विथ, अगर वीक बेस प्रेजेंट है किसके साथ, वीक बेस इज प्रेजेंट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक बेस प्रेजेंट है तो यहाँ अल्फा डैश जो होता है वो क्या हो जाता है, के बी बाई एक्स हो जाएगा। अल्फा डैश किसके इक्वल होगा, के बी बाई एक्स, वेयर एक्स इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। सर यहाँ पे चाहे OH माइनस निकालने जाओ, चाहे OH माइनस निकालने जाओ, चाहे POH निकालने जाओ, ये सब के सब किसके कारण होंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस ओनली, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो कॉमन आयन इफेक्ट कब लगता है, जब सेम टाइप के लोग हैं। देख लो वीक बेस अकेला है, वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड मत डाल देना, अपोजिट वाला होगा ना कभी आंसर नहीं आएगा, अपोजिट वाले से नहीं करना है। आप ये देखो वीक बेस के साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, तो जाके हमारा अल्फा डैश कितना आ जाता है, केवी बाई एक्स आ जाता है। अल्फा डैश कितना आ जाएगा, केवी बाई एक्स आ जाएगा। पक्का। तो ये सब छोटी छोटी चीजें इन्हीं को लेकर करते रहिए, इन्हीं के ऊपर बात करते रहिए। अब सर आपको एग्जाम हॉल में कभी कॉमन आयन इफेक्ट लिख के नहीं देगा कि कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। जैसे दिखाता हूं तुम्हें एक सिंपल चीज, ये क्वेश्चन देखो, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो पॉज करके ना पढ़ लो पहले इस क्वेश्चन को, पहले लाइन का मीनिंग देखना, पहला लाइन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ना। देखो पढ़ना, क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि यहां पे वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा। क्या वो बोल रहा है कि सर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाइमिथाइलअमीन, अब डाइमिथाइलअमीन है तो केबी की वैल्यू दी हुई है, केबी की वैल्यू दी हुई है डाइमिथाइलअमीन में। पूछ रहा है कि सर अल्फा बताइए, अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है, 0.02 है। एक बात बताओ, अगर नॉर्मल केस में अल्फा निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, अंडर रूट के बी बाई क्या करते थे, सी कर दे, अंडर रूट के बी बाई सी, तो अंडर रूट के बी क्या हो जाएगा सर, 5.4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लूं, 2 इंटू 10 की पावर -2। सर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.7 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -2, और अंडर रूट इसको 10 की पावर को -1 कर दें तो ये मुझे लगता है 1.26 के आसपास, 1.26 के आसपास पहुंच जाएगा। मैं एक बार देख देता हूं कितना कैलकुलेशन से आ जाएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखेंगे अंडर रूट हुए तो अंडर रूट में 2.7 1.64 आ रहा है, 1.64 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1.64 इंटू 10 की पावर -1, दैट मीन्स 0.164। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.164। यही हो रहा होगा सर, ये -2 ऊपर जाएगा +2 और बाकी लोग 2.7 हो गए। अल्फा की वैल्यू पहले केस में कितनी सिंपल सी आ गई, दूसरे केस में, पहला केस नॉर्मल है, देखो क्वेश्चन को, पहला पार्ट नॉर्मल है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि सर अब बताइए अल्फा की वैल्यू, अगर साथ में कौन प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो सर अब क्या होगा, अल्फा डैश आएगा एंड दैट विल बी केबी बाई एक्स। केबी की वैल्यू कितनी है, 5.4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर दिस विल बी 10 की पावर -1। ये आंसर कितना आ जाएगा, 5.4 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -3। क्वेश्चन देख लो, अल्फा डैश कैसे आया, ये किसके प्रेजेंस में आया, वीक बेस प्लस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए यहां पे चेंजेस आए। वीक बेस प्लस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए यहां पे क्या आए, चेंजेस आ गए। पक्का। तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस निकालते रहो, अल्फा डैश की वैल्यू केबी बाई एक्स करके कर लेंगे। पक्का। तो 5.4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 10 की पावर -1 क्या हो जाएगा, अल्फा डैश की वैल्यू ये आ जाएगी। श्योर हो। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट है, आपको एग्जाम में पहचानना खुद ही पड़ेगा कि यार ये चीजें ना मुझे करनी है, ऐसे ऐसे कॉमन आयन इफेक्ट देखना है, ये चीजें मुझे पहचाननी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। पक्का। अच्छा ये देखो, मैं एक सिंपल सी बात और बताता हूं, कॉमन आयन इफेक्ट जैसे ही पढ़ा हम लोगों ने, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या देख लिया कि सर वीक एसिड है, अकेला वीक एसिड को कल सॉल्व कर लिया था लास्ट क्लास में, वीक एसिड के साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया गया तो क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट बोल देते हैं। अब किसी ने बोला कि सर थोड़ा खुरापात देखते, वीक एसिड के अंदर क्या डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, वीक एसिड के अंदर क्या डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस, तो पता है वहां क्या बनता है, वहां बनता है बफर सॉल्यूशन। वहां क्या बनता है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज नहीं होता, जिसका पीएच जल्दी चेंज नहीं होगा, अगर आप एसिड या बेस डाल देते हो ना तो भी उसका पीएच जल्दी चेंज नहीं होगा, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, बफर सॉल्यूशन। अच्छा अब बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है, बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, बफर सॉल्यूशन देखोगे तो मेरे पास दो टाइप के होंगे, और पहचानने का तरीका ही बता देता हूं बफर सॉल्यूशन के। बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे, कौन कौन से होंगे ये देख लो। सर एक होता है एसिडिक बफर, एग्जाम हॉल में बस पहचानना अपने पास, एसिडिक बफर क्या होता है, और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर कैसे पहचानोगे, बेसिक बफर कैसे पहचानोगे, ये दोनों का रीजन बता देता हूं। एसिडिक बफर
एसिडिक बफर पहचानने के दो तरीके हैं, वीक एसिड हो और प्लस उसका क्या हो, कंजुगेट बेस हो। सर वीक एसिड हो या फिर उसका सॉल्ट हो विथ स्ट्रॉन्ग बेस। देख लो अब तुमने डालना शुरू कर दिया, वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तो भी बफर बन सकता है। एक कंडीशन बता देता हूं, अगर इसके मोल्स x मोल्स हैं और इसके मोल्स y मोल्स हैं तो आप क्या करो, x का वैल्यू अगर ग्रेटर है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर है y से तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर होगा। एसिडिक बफर कब कब बनता है, ध्यान से देखना। जिंदगी में आयनिक क्लियर हमेशा वीकर के पीछे पड़ा रहता है, वीक एसिड वीक बेस। सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो टेंशन ही नहीं थी, लास्ट क्लास में हमने किया भी है, पीएच निकाल रहे खुशी खुशी बैठे हुए, खूब सारा पीएच निकाल रहे खूब खुशी खुशी बैठे। यहां पे क्या है, अब अपने पास वीक एसिड ना अब नखरे दिखाना शुरू करता है। वीक एसिड क्या करता है, नफरत दिखाने शुरू कर देता है। एसिडिक बफर बेसिक बफर में क्या होगा, सेम चीज, वीक बेस और प्लस क्या होगा इसका, कंजुगेट एसिड। वीक बेस प्लस क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट, किसके साथ, उसका सॉल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। या फिर अगर वीक बेस और क्या दे दिया जाए, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया जाए तो यहां कंडीशन याद रखना कि इसके मोल्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से, तब जाके क्या बनेगा, बफर बनेगा। तब जाके क्या बनेगा, बफर बनेगा। वीकर पोर्शन के मोल्स ज्यादा होंगे स्ट्रॉन्ग के, तभी बफर बन सकता है। इन तीन के अलावा कोई बफर नहीं बना सकता। बफर सॉल्यूशन है क्या चीज, बफर सॉल्यूशन है क्या चीज, तो बफर का मतलब ये होता है भाई साहब कि सामने वाला अपने पीएच को जल्दी फ्लक्चुएट ना कराए, जिसका सामने वाले का पीएच जल्दी फ्लक्चुएट ना करे। आपको बोले एसिडिक बफर का एग्जांपल बताओ, बेसिक बफर का एग्जांपल बताओ, एसिडिक बफर के एग्जांपल, अब पूरा मत लिख देना, एसिडिक बफर के एग्जांपल्स ये देख लीजिए। यहां पे गलती से आ गया, इसको हटाइए, ठीक है। एसिडिक बफर का एग्जांपल देख लीजिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बॉडी के अंदर भी होंगे। ऐसे कार्बोनेट वाला है, आप सब लोग पढ़ते भी हो, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर बफर सॉल्यूशन होता है किसका, कार्बोनेट का। तो बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट के, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम सिट्रेट, ये सब क्या है, बफर। कौन से बफर कहलाएंगे, तो एसिडिक बफर कहलाएंगे। सर बेसिक बफर का एग्जांपल देखोगे तो ये कुछ बेसिक बफर के एग्जांपल्स हैं। कोई और भी दे सकता है सर, आपको ये देखो ना, अगर मैं अमोनिया ये दे दूं, एनिलीन दे दूं, तो ये भी क्या है, वीक एसिड वीक बेस, और वीक बेस का सॉल्ट दे दूं तो मैं ये लिख के दे दूं NH3+, तो ये भी क्या कहलाएगा, बफर ही कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, बफर ही कहलाएगा। तो ये बेसिक बफर हो जाएगा। एसिडिक बफर और क्या आ जाएगा, बेसिक बफर। एसिडिक बफर और क्या आएगा, बेसिक बफर। पक्का, तो एसिडिक और बेसिक बफर करते रहिए, श्योर है। तो अब इसको पहचानना इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे ना एग्जाम में तो इसको पहचानना, फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे लेकिन इसको पहचानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे देखो, अब बफर आ गया, बफर में बेसिक डेफिनेशन आ गई, बेसिक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। डायरेक्ट देखोगे ना, बेसिक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, कौन सा बफर होगा, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो भरोसा नहीं होगा, पता चलेगा कि सर बफर के बेसिक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन, कौन सा बफर होगा, ये बफर हो सकता है क्या, नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड उसका सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बफर नहीं होता, हमेशा बफर किसके लिए होता है, वीक एसिड के लिए। सर वीक एसिड, यस सर, ये एग्जांपल अभी लिखवाया था, ये बफर होगा क्या, नहीं। सर ये एसिड तो वीक है लेकिन ये इसका सॉल्ट है ही नहीं, तो ये बफर नहीं होगा। सर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे आओ कि डेफिनेशन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर ये क्या है, वीक बेस है, ये भी क्या है, वीक बेस है। वीक बेस और वीक बेस बफर नहीं बनाते, वीक बेस और वीक बेस बफर नहीं बनाते। वीक बेस होगा और उसका सॉल्ट होगा, वीक एसिड होगा उसका सॉल्ट होगा, सर ये लोग बफर बनाएंगे। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देख लो। सर ये देखो क्वेश्चन, ये देखो 2015 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कौन सा एसिडिक बफर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर नहीं है, सर ये वीक एसिड है उसका सॉल्ट है, मतलब ये एसिडिक बफर है। ये वीक एसिड है उसका सॉल्ट है, एसिडिक बफर है। ये वीक एसिड है इसका सॉल्ट है, एसिडिक बफर है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है। तो सर आंसर कितना आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड वन। तो आप ना बस सिंपल सी चीजों को फॉलो करो, आप डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लो। जहां पे देखो ना 2015 का क्वेश्चन, सर ये देखो अभी जो पढ़ रहे हैं, ऑन डाइल्यूटिंग द बफर, पीएच क्या होगा भाई, पीएच बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या करता है, रेजिस्ट करता है, पीएच जल्दी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीजन उसका क्या है आपको ही पता है, बफर डिफाइन ही ऐसे हुआ, बफर सॉल्यूशन को हमने डिफाइन ही ऐसे किया है कि सर बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसका पीएच फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो डाइल्यूट कर लो तो भी क्या होगा, अपने पास सेम ही रहेगा, डाइल्यूट कर लो तो भी सेम रहेगा। मैंने अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया, अभी सिर्फ बफर की डेफिनेशन बताई है और बफर के टाइप्स बताए हैं आपको, और उसके ऊपर एक क्वेश्चंस बता रहा हूं, देख लो अपने पास। अब देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना सुंदर सा दिया हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक बेसिक बफर, 2019 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से सुनना। बेसिक बफर बनाना है, बेसिक बफर बनाना है। बेसिक बफर कैसे बनता है? वीक बेस और उसका क्या होना चाहिए? सॉल्ट होना चाहिए। वीक बेस और उसका क्या होना चाहिए? सॉल्ट हो या कंजुगेट एसिड हो, यही होना चाहिए। वीक बेस, सर ये क्या है? वीक एसिड। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये कभी बफर बना ही नहीं पाएगा। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है अपने पास? वीक बेस। ये हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी बफर नहीं बनेगा। यहां देख लो फिर से, ये क्या हो गया सर? ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कभी बेसिक बफर नहीं बना पाएगा। बेसिक बफर के लिए क्या डेफिनेशन थी? वीक बेस होना चाहिए। बेसिक बफर की डेफिनेशन क्या थी? वीक बेस होना चाहिए और उसका सॉल्ट हो या फिर अपने पास क्या हो जाए? उसका कंजुगेट बेस हो जाए। तो सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर क्या बचा मेरे पास? सेकंड वन। बिना पेन के उठाए, बिना क्वेश्चंस, बिना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किए फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज के टाइम पे आसानी से हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हो, आप कैसे चीजों को रिलेट करते हो। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक बेसिक बफर। अरे भाई बेसिक बफर के लिए क्या चाहिए? या तो वीक बेस और उसका साथ में क्या चाहिए? सॉल्ट। अब तो वीक एसिड लेके आएगा तो एसिडिक बफर बनेगा ना। वीक एसिड से एसिडिक बफर बनेगा, बेसिक बफर नहीं बनने वाला। तो ये ध्यान रखना, एसिडिक बफर बनेगा, बेसिक बफर नहीं बनेगा। कोई बोले सर यहां बन सकता है, बफर बन जाएगा, मान लेगा बन गया होगा, लेकिन वो कौन सा बफर होगा? एसिडिक बफर होगा। बेसिक बफर कभी बनता है किससे बनता है? वीक बेस और उसके सॉल्ट से। पक्का हो जाएगा सर। तो ये बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर रहा था, उनके बारे में बात कर रहा था। अब देखो मेरे पास, अगर मुझसे किसने पूछ दिया कि सर बफर आप पढ़ा तो चुके, बफर में सर टाइप्स होते हैं, एसिडिक बफर हो गया, बेसिक बफर हो गया, उनके टाइप्स हो गए, उनकी डेफिनेशन हो गई, ये बफर का पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच देखो कैसे निकालते हैं। मैं बस एक डेरिवेशन कर देता हूं आपको, फिर आप उसके बाद एसिडिक बफर का मैं कर देता हूं, बेसिक बफर का आप चाहो तो करना, नहीं तो सीधा सीधा उनका क्या करने वाले, उनका एग्जांपल लेने वाले हैं, उनका सीधा सीधा मतलब जैसे वीक एसिड का डेरिवेशन किया था, वीक बेस उसका जुड़वा भाई था, वैसे वीक एसिड का एसिडिक बफर का करेंगे और वो किस में कन्वर्ट कर लेंगे? बेसिक बफर में। देखो अगर कोई एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर कब बनता है? एसिडिक बफर कब बनता है? ध्यान से देखना, एसिडिक बफर क्या होगा एक बार बताओ। ये एसिड है, ये एसिड है, ये पानी में जाएगा तो पानी में जाके क्या करता है? डिसॉल्व होगा, तो ये क्या बना देगा? H3O प्लस, और ये क्या बना देगा? A माइनस। सर टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे, ये अगर C है, ये जीरो जीरो है, C माइनस टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूं तो C माइनस C अल्फा, ये क्या हो जाएगा? C अल्फा सब कुछ सेम है। सर आप क्या बोल रहे हो? बफर का मतलब क्या था कि वीक एसिड हो और प्लस उसका क्या होना चाहिए? सॉल्ट होना चाहिए या उसका कंजुगेट बेस होना चाहिए, यही था ना मंडी। तो देखो वीक एसिड है और उसका क्या है? सॉल्ट है अपने पास या कंजुगेट बेस है। तो देख लो। अब किसने बोला सर इसका के क्या लिखोगे? तो के क्या होता है सर? H3O प्लस को H प्लस लिख सकता हूँ, A माइनस लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? HA लिखूंगा। पानी को लिखो चाहे ना लिखो सब कुछ बराबर है, पानी को लिखो चाहे ना लिखो सब कुछ बराबर है। एक बात बताओ, मुझे इसका क्या निकालना है? मुझे इसका क्या निकालना है? H प्लस। तो मैं एक काम करता हूं ना, ऐसे लिख दूं और दिस विल बी कितना हो जाएगा? H प्लस की वैल्यू आ गई। सर लॉग लगा दूं तो लॉग क्या हो जाएगा? लॉग H प्लस इज व्हाट? लॉग H प्लस क्या हो जाएगा? लॉग KA प्लस लॉग HA माइनस लॉग A माइनस लिख सकते हैं, या HA इतना क्यों रखना है? इस तरह लिख देता हूं मैं, इस तरह ही लिख देता हूं, डिवाइड बाय A माइनस लिख दो, लिख सकते हैं ना, मर्जी है अपनी। या कोई बोले नहीं सर आप ऐसा कर दो, इसको ऐसे लिखो, तो ठीक है भाई लॉग HA। कोई बोल रहा है कि नहीं सर आप पूरा ऐसे लिख दो, तो ठीक है ले भाई। अब डेरिवेशन भाई कर चाहे ना कर कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रीजन कि डेरिवेशन से आपको क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके फॉर्मूला बेस्ड। सर ये देख लॉग H प्लस लॉग K लॉग H कैसे लिखा? A इंटू बी को क्या लिखते हैं? A प्लस बी, डिवाइड बाई क्या है? C, तो माइनस C लिख देंगे। लॉग में यही होता है शायद, माइनस लॉग कर दीजिए, सब साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस लॉग K हो जाएगा, माइनस लॉग HA हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस लॉग A माइनस हो जाएगा, यही होगा शायद। तो सर अब देखना ध्यान से, सर माइनस लॉग H प्लस को क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं, माइनस लॉग PK इसको बोल देते हैं प्लस। अब देख लो प्लस क्या बचा? लॉग A माइनस लॉग A माइनस माइनस लॉग HA बचा। तो एक काम करो, ये देख लो अपने पास, सर पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? PKA प्लस लॉग A माइनस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? HA। और फाइनली मेरे पास पीएच का फॉर्मूला जो आया,
पीएच का फॉर्मूला क्या आ गया, pKa प्लस लॉग किसका कॉन्सेंट्रेशन, कंजुगेट बेस का या फिर क्या बोल सकते हैं सॉल्ट का, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एसिड का। यही हो जाएगा। और देखो ना, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं कि भाई ये सामने वाला क्या है, ये सामने वाला इसका पीएच बनेगा, इसका पीएच हम लोग ऐसे बना रहे होंगे, ये पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा, ये पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा, ये पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा, पीएच का फॉर्मूला ये आ गया। किसके लिए आया, एसिडिक बफर के लिए आया। किसके लिए आया, एसिडिक बफर के लिए आया। एसिडिक बफर में पीएच निकालने का तरीका ये होता है, एसिडिक बफर के पीएच निकालने का तरीका ये होता है। किसने बोला सर बेसिक बफर के लिए, सर बेसिक बफर के लिए आप चाहो फिर से ऐसे डिराइव करके लेके आओ, बस बेसिक बफर में क्या करोगे, सर आपको लास्ट टाइम भी बोला है एसिड का अगर डेरिवेशन आता है बेस में बस क्या करना है, पीएच के बदले क्या लिखेंगे, पीओएच लिखेंगे, पीके के बदले क्या लिखेंगे, पीकेबी लिखेंगे, और लॉग सर यहां पे कंजुगेट एसिड लिखेंगे या फिर सॉल्ट, डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे अपने पास, बेस लिख देंगे, डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, बेस लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा, अगर इस फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा, वीक बेस का। ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा, वीक बेस का। बेसिक बफर के लिए ये आएगा। एसिडिक बफर में पीएच आता है, बेसिक बफर में सिर्फ दो फॉर्मूला है, पूरे बफर में दो ही फॉर्मूले पे काम चलना है, पूरे बफर में दो ही फॉर्मूले पे काम चलना है, याद रखना, पीएच पीओएच। एसिडिक बफर में पीएच निकालते हैं, बेसिक बफर में क्या निकालते हैं, पीओएच निकालते हैं। श्योर हो, पीएच और एक साइड क्या हो जाएगा, पीओएच। पक्का। किसने बोला सर एसिडिक बफर बेसिक बफर, आप तो बोल रहे थे इसका पीएच क्या होगा, फ्लक्चुएट कर सकता है। कैसे, एक सिंपल चीज बताओ, अगर मैं सॉल्ट की और बेस की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना चाहूं तो करा सकता हूं, चेंज करना चाहूं एसिडिक बफर बेसिक बफर में। एक चीज देखना, अब मैं सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट यही बना रहा हूं। अगर मैं मान लो एसिडिक बफर दिया हुआ है, अगर मान लो ये वीक बेस, एसिडिक बफर ही लिख देता हूं ऐसे, अब मीनिंग आपको पता है एसिडिक बफर में, थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास। एसिडिक बफर में सर क्या होगा, वीक एसिड और प्लस उसका कंजुगेट क्या होगा, बेस, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट। सर बेसिक बफर की बात करूंगा तो बेसिक बफर में क्या होगा, बेसिक बफर में क्या होगा सर, वीक बेस होगा और प्लस उसका क्या होगा, कंजुगेट एसिड, या फिर क्या लिख देते हैं, सॉल्ट। यही होगा। सर एसिडिक बफर की बात करेंगे जब आपसे, तो यहां पे पीएच निकालने का आपने फॉर्मूला बताया कि सर ये क्या है, पीके है, लॉग सर सॉल्ट अपॉन लॉग सॉल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। या फिर इसको बोलोगे तो यहां पे क्या बोला जाएगा, पीओएच किसके इक्वल होगा, पीके बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये देख लो, इस तरह की चीजें अपने पास, लॉग सॉल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। पीएच हो गया, पीओएच हो गया। मुझे किसने बोला कि एक काम कर लो, एक काम करो, पीएच और पीओएच। किसने बोला सर आप बेसिक बफर या एसिडिक बफर, बफर में पीएच का चेंज होता क्यों नहीं है, क्यों नहीं होता है, उसका रीजन बताता हूं क्यों नहीं होता है। अगर तुम करने चले गए, बोलो कि अरे सर आपने बफर बना के लाए, एक काम करता हूं मैं इसके अंदर कुछ डाल देता हूं, एक काम करो इसमें ना डाल दो क्या, इफ एक्स मोल्स ऑफ, आप ये ध्यान से देखना, एक्स मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आप ऐड कर दो। एक काम करो, दोनों साइड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दो। इफ एक्स मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, दोनों साइड ने आपने क्या किया, एसिड ऐड कर दिया। देखो भाई दो चीजें बहुत काम की होती हैं, लॉग जहां लगा होता है ना, लॉग जहां लगा होता है बहुत बड़ा एब्जॉर्बर होता है। कैसे, एक बात बता, अगर मान ले कहीं log 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0। यार तुम ना इसको वैल्यू डबल कर दोगे तो ये कितने से बढ़ रहा है, लॉग की वैल्यू 1 से कितने पे चलेगा, 2 पे, इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, 0.3। अरे सर आप लॉग 10 कर दोगे ना, आपका इनिशियल वैल्यू से आप 10 टाइम्स जा चुके हो, आपकी लॉग की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 से। लॉग बहुत बड़ा एब्जॉर्बर होता है, क्यों, क्योंकि ना आप अगर आप 10 टाइम्स भी जाओगे तो उसकी वैल्यू 1 से चेंज करेगा, आप 100 टाइम्स जाओगे तो वैल्यू 2 से चेंज होगी। सोचो आप 100 टाइम्स जाओगे, लॉग 100 कर दोगे तब जाके आपकी वैल्यू कितनी होगी, 2। सोचो बंदा कोई 1 से 100 चला गया और ये भाई साहब कितना धीरे धीरे चल रहे हैं, 0 से लेके कहां पहुंचे, 2 तक। लॉग एक बहुत बड़ा एब्जॉर्बर होता है, दैट्स व्हाई एसिडिक बफर के पीएच में लॉग आ जाता है। अब देखो मान लो किसने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा, एसिड एसिड से रिएक्ट तो नहीं करेगा, वीक एसिड से क्यों रिएक्ट करेगा भाई, एसिड एसिड से थोड़ा रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करेगा, सॉल्ट से या बेस से। तो देखना मान लो इस ना पीएच, देखो पीएच में क्या चेंज आएगा, पीके को कोई मतलब नहीं, ये तो कांस्टेंट होता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सर आपका क्या होगा, अब की बार सॉल्ट में से अगर इसका या कंजुगेट बेस में से अगर एक्स मोल्स चले गए, जितना एक्स ये सॉल्ट रिएक्ट करेगा उतना ही एसिड क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग एसिड आया, स्ट्रॉन्ग एसिड आया, फटाफट किससे रिएक्ट कर गया? कंजुगेट बेस से। कंजुगेट बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? सॉल्ट का अगर -6 होगा तो एसिड का क्या हो जाएगा? +6। मतलब जो आप इंक्रीज करना चाह रहे हो उतना बहुत छोटा सा बफर क्यों रेजिस्ट करता है, उसका रीजन जानो। बफर रेजिस्ट क्यों करता है? बिकॉज अगर आप मान लो पहले आपका सॉल्ट अपॉन ये था 40/20 था, तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 0.3। आपने कुछ डाल दिया, 40 - 10 कर दिया, और ये कितना कर दिया? 20 + 10 कर दिया। सर आपने 10 मोल डाल दिए, सोचो 10 मोल, लगता होगा अरे सर 10 ही मोल है। भाई केमिस्ट्री के लिए 10 मोल बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। 10 मोल आपने कम ज्यादा कर दिए, कितना हो जाएगा? log 30 कितना हो जाएगा? 30। कितने से चेंज हो रहा है? 0.3 से। आपने 10 मोल अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिए, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, आपका चेंज कितने का आ रहा है? चेंज पीएच का चेंज कितना रजिस्ट हो रहा है? सोचो ना, आपने 10 मोल्स डाले, उतनी ज्यादा क्वांटिटी डाली, तब जाके आपका पीएच का चेंज कितना आ रहा है? 0.3 आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं, ये देख लो अपने पास, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर डालोगे तो सॉल्ट माइनस क्या होगा? एक्स, एसिड प्लस क्या हो जाएगा? एक्स। यहां पे अगर आपने डाल दिया तो एक बात बताओ ना, यहां पे क्या होगा? पीओएच में। एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा? एसिड किससे रिएक्ट करेगा? बेस से। सॉल्ट से क्यों रिएक्ट करेगा भाई? बेस से रिएक्ट करेगा। सर बेस में से क्या करेंगे? अगर बेस से अगर मैं -x करता हूं तो सॉल्ट में क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। सॉल्ट में क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। चेंजेस होते हैं बफर में, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होता है, लेकिन जो चेंज होगा ना बहुत छोटा सा चेंज होगा। अब मान लो मेरे पास सर 10 रुपए है और 10 का 10.01 हो गया, तो मैं इसको ये थोड़ा बोलूंगा 10 रुपए 1 पैसा नहीं बोलूंगा, 10 रुपए सीधा बोलूंगा। 10.01 को 10 ही मान लेते हैं ना, वैसी हालत है इसमें। सर कुछ चेंज भी हुआ ना, अगर ये माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। यहां प्लस हुआ तो ये क्या हो गया? माइनस। एक दूसरे को क्या करते हैं? कंपनसेट करते हैं। और दूसरा कंपनसेटरी कौन लगा है? लॉग। ये लॉग तो छूट ही गया, ये लॉग लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? लॉग लगा दो। यहां क्या हो जाएगा? सॉल्ट +x हो जाएगा, और एसिड बेस माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बेस माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। पक्का? अगर मैं बोलता हूं, ये देखना ध्यान से, किसने बोला सर एक काम करते हैं y मोल्स ऑफ, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि y मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दो, y मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दो, एक y मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देना। अगर ऐसा दे दिया जाए कि y मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया जाए, y मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, वाई मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड अगर बोल दिया जाए, तो यहां पे क्या हो रहा होता है? वाई मोल्स अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे, बताओ क्या चेंज होगा? किसमें चेंजेस होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस किससे रिएक्ट करेगा पहले ये बताओ। पीएच में चेंज होगा, ठीक है, कितना चेंज होगा ये भी देख लेते हैं। सर सॉल्ट से रिएक्ट करेगा क्या? नहीं। सॉल्ट से क्यों रिएक्ट करेगा? बेस किससे रिएक्ट करेगा? बेस से थोड़ा करेगा, किससे करेगा? एसिड से करेगा। सर सॉल्ट से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? एसिड से। एसिड से क्या करोगे? -x करोगे, तो सॉल्ट में क्या करना पड़ेगा? +x करना पड़ेगा। एसिड से अगर -x करते हो तो सॉल्ट से क्या करना पड़ेगा? +x करना पड़ेगा। इसके केस में देख लो, इसके केस में किससे रिएक्ट करेगा? तो सर इसके केस में देख लो किससे रिएक्ट करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो सर वो वीक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, किससे करेगा? कंजुगेट एसिड से। क्या हो जाएगा सर? सॉल्ट में अब की बार सॉल्ट से कम हो जाएगा, और एसिड में क्या हो जाएगा? बेस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो आपके अंदर ना चेंजेस बहुत बहुत माइनर से होंगे, आप थोड़ा सा इधर इंक्रीज करोगे उधर डिक्रीज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस भी करेंगे। मुझे ये बोलना था कि पीएच का चेंज बफर कैसे रेजिस्ट करता है। फॉर्मूला ये है, नॉर्मल फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस करते हो तो बहुत माइन्यूट सा चेंज होगा, और उस चेंज को आप चाहोगे तो कंपनसेट भी कर सकते हो। कैसे? अब देखो, एक चीज होती है, एक वर्ड आता है, दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। इसको हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है? सर बफर कैपेसिटी इज नथिंग, आप सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो सर कितने मोल्स पे कितना पीएच का चेंज हो रहा है, दिस इज नथिंग। कितने मोल्स में कितने पीएच का चेंज हो रहा है। डेल्टा एन इज नथिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एडेड, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? चेंज इन पीएच। यही होगा सर, पक्का? तो बफर कैपेसिटी इज नथिंग, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा पीएच, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एडेड डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। ये मेरा बफर कैपेसिटी है। बफर कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। बफर कैपेसिटी, एक बात बताओ, जितना चेंज पीएच का कम होगा, जितना पीएच का चेंज 0 होगा या उसका कम होगा, बफर कैपेसिटी उतनी ज्यादा क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। अगर डेल्टा पीएच, एक बात बताओ, मैं बोल दूं कि व्हेन डेल्टा पीएच अप्रोचेस टू, व्हेन डेल्टा पीएच चेंज इन पीएच अप्रोचेस टू 0, अगर सर ये 0 के आसपास पहुंचने शुरू हो जाए, अप्रोचेस टू 0, तो उस टाइम पे बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगा? बफर कैपेसिटी अपने मैक्सिमम पे होगा। बफर कैपेसिटी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू।
उस टाइम पे बफर कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। लिख सकते हैं सर जब डेल्टा पी इसका चेंज बहुत ही कम हो जाए, जितना कम होगा उतना बफर कैपेसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि भैया अगर आप कुछ डाल रहे हो एसिड या बेस, तो भैया हमारा पीएच ज्यादा चेंज ना करे। पीएच का चेंज जीरो करना शुरू करोगे, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम आएगी। और पता है एक बात बताओ, ये सारे चेंजेस कहां हो रहे थे, ये तो कांस्टेंट था ना, चेंज कहां हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है ना। तो एक काम करना, बस एक सिंपल सी, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आती है, ये देख लो। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आती है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी अगर मैं बात करता हूं एसिडिक बफर के लिए, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बात करूं एसिडिक बफर के लिए, तो एसिडिक बफर में तब आएगी, एसिडिक बफर में तब आएगी जब उसका पीएच इंडिपेंडेंट हो जाए किससे, सर सॉल्ट अपॉन, ये देख लो, सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए सर, ये हो जाए, या फिर डेल्टा पीएच क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कब होगा, कब होगा, देख लो। एसिडिक बफर के कब क्या होने वाला है सर, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आएगी, कब सर, एक बात बताना, अगर मैं ये लिख दूं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो भैया ये इक्वल हो गए, log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। आप कुछ भी डालो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, आपके आपके चेंजेस करने से ये वैल्यू अगर इक्वल हो गई, अगर इन दोनों का रेशियो 1 है, तो सर इस केस में मुझे क्या है, मेरा पीएच क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। आप बफर में पीएच डिपेंड ही नहीं करेगा, फिर पीएच किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के, पीएच किसके इक्वल हो जाएगा, पीके के। एसिडिक बफर छोड़ो, तुम बेसिक बफर लेके आ जाओ, बेसिक बफर में भी बात करोगे तो बेसिक बफर में भी सर क्या होगा, सर पीओएच क्या हो जाए, पीओएच किसके इक्वल हो जाए, पीके बी के, या बोल सकते हैं कि सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए, और ऐसी कंडीशन में ही बफर कैपेसिटी मैक्सिमम आती है, बिकॉज डेल्टा पेज कितना हो जाए, क्योंकि सर कुछ चेंज होगा ही नहीं ना, जब आपका चेंज ही नहीं होगा तो डेल्टा पीएच मैक्सिमम, आपका सर सॉरी बफर कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी किसी सॉल्यूशन का, किसी बफर का कब आता है, कंडीशन देख लो। जैसे ही क्वेश्चन पूछा बफर कैपेसिटी मैक्सिमम करनी है, पीएच इज टू क्या करोगे, पीके, सॉल्ट और इक्वल्स टू व्हाट, एसिड, डेल्टा पीएच की वैल्यू क्या कर दोगे, जीरो। बेसिक बफर ऐसा हो जाएगा, पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बफर कैपेसिटी से उठानी है, बफर कैपेसिटी से करनी है, पक्का। किसने बोला सर बफर, अभी आप बोल रहे हो चेंज नहीं होता है, फिर बोल रहे हो चेंज होगा तो उसको कम करेंगे, सर कैसे चलेगा। भाई बफर देखना बहुत इज्जतदार इंसान है, बफर ना एक सिंपल सी बात करता है, बोलता है भाई देख मैं अगर बना हूं ना तो मैं पीएच के चेंज को रेजिस्ट करूंगा, लेकिन रेजिस्ट की एक लिमिट होती है। अब कोई, जैसे तुम ही पढ़ाई कर रहे होते हो, अब तुम क्या करते हो भाई, टाइम टेबल बनाते हो कि इसको फॉलो करूंगा, टाइम टेबल फॉलो करूँ, लेकिन हाँ कभी कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, कभी खुद का मोटिवेशन कम हो गया, कभी खुद की कंसिस्टेंसी ऊपर नीचे हो गई, तो बाद में उसी टाइम टेबल को देख के आदमी को हंसी आती है, अच्छा मैंने बनाया था क्या यार, नहीं फॉलो हो पा रहा। आदमी गिव अप करना शुरू करता है, यार नहीं यार ये फॉलो नहीं हो पा रहा, दूसरा बनाऊंगा, इसको छोड़ दो, अब मैं दूसरा बनाऊंगा, अब मैं तीसरा बनाऊंगा, ऐसे करके सोचना शुरू कर देता है इंसान। तो वही चीज यहाँ पे, वही चीज यहाँ बफर के साथ होगी। बफर क्या बोल रहा है कि भाई साहब आपने क्या किया, एसिडिक बफर बनाया, बेसिक बफर बनाया, पहले आपने बोला कि मैं चेंज नहीं करूंगा, हम लोग भी खुश हो गए। अब बोल रहे हो कि यार चेंज कब जीरो हो सकता है, जब चेंज कब जीरो होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाए, या ये दोनों इक्वल हो जाए, ये तो अपने पास यही होगा चेंज, पक्का। तो अब लोगों ने क्या बोला कि सर इस केस में पीएच किसके इक्वल होता है, पीके के, पीओएच किसके इक्वल हो जाता है, पीके बी के। क्यों होता है, क्योंकि इसका रीजन आपको पता है, बिकॉज व्हेन क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाए या ये हो जाए, ये क्या होगा जब व्हेन, ये कब हो सकता है इक्वल, जब ये हो जाए या फिर ये हो जाए, पक्का। तो ये सब चीजें, किसने बोला सर बफर ना बुरा मान गया, उसने बोला यार तुमने मुझे बनाया, मुझे बोल रहे हो कि मेरा पीएच चेंज नहीं करेगा, अब बोल रहे हो थोड़ा बहुत चेंज करवा देते हैं। तो बफर की एक लिमिट होती है, एक बर्दाश्त करने की पावर होती है। जैसे तुम्हें ही अब कोई लगातार उंगली करे कि बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो तुम क्या, अरे यार छोड़ यार मैं नहीं कर रहा, जब बोल ही रहे हो, जब पढ़ भी रहा हूँ फिर भी बोल रहे हो यार पढ़ाई नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस बुरा लगता है। सिमिलरली बफर के साथ हुआ, बफर को कोई बोल रहा है तुम तो बोल रहे थे पीएच चेंज नहीं होगा, तुम तो बोल रहे थे पीएच चेंज नहीं होगा, तो बफर ने बोला सुनो एक काम करो, अब हो गया मेरा मैक्सिमम हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ बफर, बफर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ बफर। बफर कैसे डिस्ट्रॉय होगा देखना अपने पास, बफर इज सेड टू बी डिस्ट्रॉयड, बफर इज सेड टू बी डिस्ट्रॉयड, बफर सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय कब हो जाता है सर, डिस्ट्रॉय कब हो जाता है जब उसके पीएच का चेंज, व्हेन सर पीएच का चेंज व्हेन इट्स पीएच या पीओएच, व्हेन इट्स पीएच या पीओएच चेंजेस मोर देन वन from its pKa और pKb वैल्यू।
मतलब आप उसके पीके और पीके वैल्यू से अगर एक से ज्यादा चेंज करने गए तो बफर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चाहे वो प्लस में करो चाहे माइनस में करो। मतलब अगर मैं बात करता हूं एसिडिक बफर या बेसिक बफर की, एसिडिक बफर इज डिस्ट्रॉयड, अगर मैं ऐसे लिखूं एसिडिक बफर कब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एसिडिक बफर इज डिस्ट्रॉयड, अगर सर कब डिस्ट्रॉय हो सकता है तो ये देख लो कब डिस्ट्रॉय होगा, जब उसका पीएच किससे ज्यादा चेंज हो जाए, pKa+1 हो जाए, या फिर जब पीएच कम हो जाए किससे, pKa-1। मतलब या तो एक से ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाए या एक से ज्यादा डिक्रीज हो जाए, तब भी अपना एसिडिक बफर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। सिमिलरली अगर बात करता हूं बेसिक बफर की, तो बेसिक बफर भी क्या होने वाला है, बेसिक बफर इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, बेसिक बफर क्या होने वाला है, ये भी डिस्ट्रॉय होगा। सर ये कब होगा, जब आपका पीओएच ग्रेटर देन क्या हो जाए, pKb+1, या फिर पीओएच क्या हो जाए, लेस देन pKb-1। मतलब आप +1 से लेके -1 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर कोई बोलता है एसिडिक बफर का रेंज, तो भाई एसिडिक बफर ना यहीं तक वैलिड होगा, अगर उसके बीच में ये पीके है ना, तो एसिडिक बफर का रेंज जो होगा pKa-1 और ये pKa+1 यहीं तक होगा। इसके इधर गए तो भी बफर बर्बाद है, उसके उधर गए तो भी बफर बर्बाद है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं बेसिक बफर के लिए, तो बेसिक बफर का भी रेंज होगा कि सर बीच में आप क्या रख दो, पीकेबी। सर अगर आप नंबर लाइन में इसके नीचे आ गए तो बफर बफर नहीं रहा ना। तुमने बोला था कि सर मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन अब पढ़ाई 10 दिन से हो ही नहीं रही है, तो भाई काहे का, तुम कोई भी कोर्स कर लो नहीं कर पाओगे ना यार। अगर तुम्हारे खुद की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है तो भाई किस बात का, फिर तो मतलब तुम कोई भी कोर्स इनरोल कर लो, कोई भी मोटिवेशन की वीडियोस देख लो, किसी की कोई वीडियो देख लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मोटिवेशन ना इंस्टेंट सक्सेस के लिए ठीक है, मोटिवेशन जरूरी है, ये मना नहीं करते, मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन से आप कंसिस्टेंट नहीं बनेंगे। मोटिवेशन हाई होगा ना तो किसी एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट होंगे ना तो आप डेली या बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज अच्छी पढ़ाई करेंगे। दोनों में डिफरेंस है। मोटिवेशन इज लाइक इंस्टेंट टाइप, इंस्टेंटेनियस टाइप चीजें होती है। मोटिवेशन कभी भी ना आपको बहुत लंबे रन तक नहीं चला, कोई भी आदमी हो क्यों ना हो। जैसे होता है ना कि आदमी, मोटिवेशन बहुत लिमिट होती है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होता है। आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, ये मैराथन है। यहाँ एक दिन नहीं पढ़ना है, यहाँ सर 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंसिस्टेंट बनना पड़ता है। यहाँ पे ये आप नहीं चलेंगे हाँ भाई मोटिवेशन से क्या होगा, मैं एक दिन उठा के बोलूँ मैं बायो पूरा पढ़ लूंगा, हो सकता है एक दिन मैं पूरा बायो पढ़ जाऊँ, जैसे तुम्हारे साथ होता होगा कि आज बायोलॉजी का 4-5 चैप्टर निपटा दिए, वो मोटिवेशन हाई है, आज खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन अगर आप एक भी चैप्टर नहीं कर रहे हो, बस आपका रिजल्ट फिर से नीचे आ गया। वो बच्चा जल्दी रेस जीतेगा जो 2-2 चैप्टर डेली कर रहा है। आप किस दिन 6 चैप्टर कीजिए और 4 दिन ब्रेक ले लीजिए, एक तो 6 चैप्टर भी जल्दी जल्दी हुए, वो भी भूल गए, और प्लस आपका ब्रेक हो गया, आपका मोमेंटम एक बार ब्रेक हो गया, आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे, आप उसको रिकवर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, मोमेंटम ब्रेक हुआ ना तो आप बहुत बार देखा होगा आपने कि आप पहले आए फिर किसी चैप्टर में बीच में ब्रेक हुआ गया। वैसे ही बफर के साथ, बफर के साथ क्या, बफर बहुत लिमिटेड इंसान है, बोल रहा है भाई देख मेरा ना रेंज यहां से लेकर यहीं तक, इसके बीच में ही बफर रहूंगा, इसके अलावा नहीं। किसने पूछा सर तो इसको कैसे करेंगे, एक बात बताओ, ये बफर का रेंज मैं बता देता हूं कैसे निकालते हैं, बफर का रेंज कैसा होगा, एक बात बताना। ये +1 -1 की बात कर लेते हैं। अगर एसिडिक बफर की बात करो, अगर ऐसा लिख दिया जाए सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 है, सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 है, तो सर एक बात बताओ पीएच कितना चेंज होगा, पीएच ये लिमिट हो जाएगी, कितना हो जाएगा, pKa+1। सर अगर सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए, 1/10 हो जाए, तो उस केस में पीएच किसके इक्वल हो जाएगा, pKa माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पीएच किसके इक्वल हो जाएगा, pKa माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब अगर तुम चाहते हो एसिडिक बफर वर्क करे, एसिडिक बफर वर्क करे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एसिडिक बफर का रेंज क्या होगा, एसिडिक बफर का रेंज क्या होगा, एसिडिक बफर अपने पास, एसिडिक बफर रेंज क्या होगा ये देख लो। अगर आपके पास सर, अगर आपका सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सर 10 से ज्यादा हुआ, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ग्रेटर देन 10 नहीं होना चाहिए और इससे छोटा नहीं होना चाहिए सर, यही आपके बफर का रेंज हो। क्यों, क्योंकि सर अगर 10 से ज्यादा हुआ तो इसकी वैल्यू +1 से क्या होगी, ज्यादा, बफर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। सर अगर आपकी 1/10 से वैल्यू कम हुई तो ये -1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा, और आपका बफर क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एसिडिक और बेसिक बफर में देख लो, एसिडिक बफर का रेंज, सिमिलर चीज बेसिक बफर के लिए सोचो, बेसिक बफर बस अभी बफर खत्म होने वाला है, ये देख ले भाई, सेम चीज आप इसके लिए सोचो। सर बफर बनाया, आज बफर को बर्बाद भी कर चुके हैं हम लोग। सर इक्वल्स टू 10 हुआ तो पीओएच कितना हो जाएगा, pKb+1।
अगर आपका सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपके सॉल्ट अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन 1/10 हो गया, अगर 1/10 हो गया तो पीओएच कितना हो जाएगा, दैट विल बी पीकेबी माइनस क्या हो जाएगा 1। पक्का, तो पीओएच कितना हो जाएगा, पीकेबी माइनस क्या हो जाएगा 1। मतलब अगर मुझे बोला जाए तो बेसिक बफर कितने दिन तक काम करेगा, कब तक काम करेगा, बेसिक बफर का रेंज क्या होगा, सर बेसिक बफर का रेंज क्या होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सॉल्ट अपॉन बेस का सर कॉन्सेंट्रेशन या रेशियो ये लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1/10, लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1/10। अगर आप इससे नीचे आए तो भी बफर बर्बाद है, अगर उससे रेशियो ज्यादा हो गई तो भी बफर क्या हो जाएगा, बर्बाद। ऑल इंडिकेटर, सारे के सारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बफर होते हैं, तभी तो उनका इंडिकेटर का रेंज होता है कि ये इंडिकेटर इतने ही दूर में बता पाएगा। आप मिथाइल ऑरेंज को लेके बहुत हाई या बहुत लो पे नहीं जा सकते। फिनोक्सिलिन इंडिकेटर जो होता है, आप जब इनऑर्गेनिक पढ़ते हो वहां पे फिनोक्सिलिन इंडिकेटर एक लिमिट तक ही चेक करता है, क्योंकि बफर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन का रेंज होता है, उसके ऊपर गए तो भी बर्बाद, नीचे आए तो भी बर्बाद। ये एसिडिक बफर, बेसिक बफर। तो सर हमने क्या किया, हमने एसिडिक बफर बनाया, बेसिक बफर बनाया, उसको पढ़ा, उसके अंदर पीएच का चेंज देखा। अब क्या करने वाले हैं, तो अब उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि चैप्टर अपने पास बफर खत्म हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सर अगर वीक, ध्यान से पढ़ना, वीक एसिड एंड सॉल्ट, ये बफर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड टू सॉल्ट, मतलब ध्यान से देखो क्वेश्चन में कैसे मजा लिया जा रहा है। एसिड अपॉन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए, रेशियो को क्या किया गया, 10 कर दिया गया। अगर एसिड अपॉन सॉल्ट का रेशियो 10 हो रहा है तो फटाफट, क्योंकि आपके फॉर्मूले में क्या चाहिए, वो जानबूझ के मजे ले रहा है, सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 होगी क्या। सर एसिड अपॉन सॉल्ट का क्या लॉजिक बनता है बफर में, बफर के लिए क्या चाहिए, सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो। सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो जस्ट अभी किया है कि सर सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो अगर 1/10 है, सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो अगर 1/10 है, अगर ये 1/10 है तो सर पीएच कितने से कम हो जाता है, पीएच कितने से कम हो जाता है, -1 से। तो पीएच कितने से डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेज बाय 1, एक से कम हो जाएगा। अगर आपका रेशियो बढ़ गया तो सडनली आपकी log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये डिक्रीज कर देगा, पक्का हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहां क्या बोल रहा है कि सर बफर है किसका, सर देखना ध्यान से, यहां 2 ट्रैप है, मैं इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत सुंदर से 2 ट्रैप है। क्या सर, पीके दिया हुआ है, अच्छी बात है, पीओएच निकालना है, सर वीक एसिड है और बोल रहा है कि सब बफर बना, कैसे बफर बना, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 50/% दिया गया है, तो उसको फ्रैक्शन में कर दो, 1/2 कर दो, या 0.5, या फिर इसको कितना लिख दूं, 0.5। एक बात बताओ, ये बफर कैसे बना होगा, ये सॉल्यूशन सर बफर, इसमें तो सिर्फ एसिड दे रहा है, लेकिन एक कहानी लिख रहा है कि सर एसिड ना 50% क्या हो रहा है, 85% आयनाइज हो रहा है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर सी है, इसका 0 है, तो सर सी माइनस सी अल्फा और सी अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो C/2, क्या हो गया C/2, ये कितना हो गया C/2, ये कितना हो गया C/2। सर रिएक्शन के बाद कौन बच रहा है, वीक एसिड है, और उसका क्या है, सॉल्ट है, उसका क्या है, सॉल्ट है, या कंजुगेट बेस दिख रहा है। सर रिएक्शन के बाद इसके आयनाइजेशन 50% आयनाइजेशन के बाद वीक एसिड कितना है, C/2, बेस कितना बन गया, या कंजुगेट बेस या सॉल्ट कितना बना, C/2, दोनों का C/2। सर एक बात बताइए, अगर मैं बोलता हूं इसका पीएच निकालिए तो pKa आप क्या लिखते हो, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड लिखोगे, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इक्वल, जहां दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हुई सर पीएच किसके इक्वल हो जाएगा, पीके के। सर आंसर क्या आ जाएगा, 4.5। अब आंसर टिक मत कर देना, देखो यहां ट्रैप क्या है, आंसर टिक मत करना। पहली चीज, पहले तो ये निकालना है, देखो पहला ट्रैप, पहले वो बेसिक्स चेक कर रहा है, आपको बफर डायरेक्ट नहीं दे रहा है। अगर मैं लिख देता ना इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड और उसका कंजुगेट बेस, तो आप फटाफट लिख देते, क्यों, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ही तो है, C/2 दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो सर ये पीएच किसके इक्वल हो गया, पीके के। पहला ट्रैप तो ये था कि ये पहचानो। दूसरा ट्रैप, सर एग्जाम में 4.5 आंसर दिया हुआ है, आपको टिक नहीं करना है, आपको सर पीओएच पूछा जा रहा है, क्यों नहीं टिक करना उसका रीजन बता रहा हूं, पीओएच पूछा जा रहा है, तो 14 माइनस क्या करोगे, 4.5, आंसर क्या आएगा 9.5, आंसर क्या आएगा 9.5, तो सर ये आंसर कितना आ जाएगा 9.5। सर देखो एग्जाम में ट्रैपिंग कैसे चल रही है, किस तरह से काम किया जा रहा है, आप कहां कहां फंस सकते हो ये सब बताया जा रहा है। ट्राई करना एग्जाम हॉल में ये ट्रैप ना हो। इस साल का क्वेश्चन बफर का आप ही के पास है, आप ट्राई करोगे आपको मिल जाएगा। इस साल का क्वेश्चन देखोगे, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो पहले ये देखो, इसमें भी एक ट्रैप है, इसमें भी ट्रैप दिखाता हूं क्या है। देखो
इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है एक्स माइनस और एच एक्स का, मतलब ये क्या है, ये एसिडिक बफर का एग्जांपल है, ये एसिडिक बफर होगा। हाँ सर एसिडिक बफर होगा। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, जहां इक्वल हुआ एसिड और बेस सॉल्ट, सर उस केस में सर पीएच किसके इक्वल हो जाता है, उस केस में पीएच किसके इक्वल हो जाता है, पीके के इक्वल हो जाता है। सर बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि सर आपका इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड 1 आ जाएगा, लॉग 0 कितना हो जाएगा, लॉग 1 कितना हो जाएगा, 0। अब तुम फटाफट क्या करोगे, अरे सर केबी दिया हुआ है, एक बात बताओ केबी किसका दिया है, एक्स माइनस का। कल हमने एक चीज पढ़ी है, केबी इंटू, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं सर, अगर मैं ध्यान से याद करो तो केबी इंटू, सर याद रखना अभी एक चीज हम शायद मैंने बताया नहीं बताया, एक सिंपल सी चीज याद रखना कि सर कोई वीक एसिड है, कोई वीक एसिड है, ये याद रखना, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, वीक एसिड है उसके कंजुगेट बेस में, उसका कंजुगेट बेस है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, KW के। सर ये लिख लेना अपने पास, अगर हमने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं। ये देखो वीक बेस है, इनटू क्या करने वाला हूं सर, K किसका लूंगा, उसके कंजुगेट एसिड का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाता है, KW। अगर आप लॉग लगाओगे तो PK प्लस PKB, अगर एसिड और बेस है तो उनके केस में क्या हो जाता है, PKW। एक नोट करके पॉइंट डाल देना, एक नोट करके पॉइंट डाल देना। एग्जाम हॉल में देख लो क्वेश्चन कैसा दिया है, वो एग्जाम हॉल में क्या बोल रहा है, एसिड का K नहीं दिया है, क्या दिया है, उसके कंजुगेट बेस का KB दिया है। कोई दिक्कत नहीं, कंजुगेट बेस का KB पता है ना, तो एक काम करते हैं, कंजुगेट बेस का हम क्या लिख सकते हैं, K ऑफ एच एक्स इंटू K ऑफ एच एक्स इंटू KB ऑफ क्या करेंगे, x माइनस, एंड दैट इज इक्वल्स टू KW। सर क्या होगा, K ऑफ एच एक्स निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -14 डिवाइड बाई KB की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 की पावर -10, कितना हो गया। सर व्हाट इज PK कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, आंसर कितना आ गया, 4। एग्जाम हॉल में देखो कैसे कैसे ट्रैप हो रहे हैं हम लोग, किस किस तरह से ट्रैप होते हैं ये देख लेना अपने पास। कोई बोले सर ये वाला, तो भाई इसका डेरिवेशन तू करके अगर चाहता है करना तो कर ले भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एसिड का K निकाल, बेस का KB निकाल, मल्टीप्लाई करेगा H प्लस इंटू H माइनस आ जाएगा। आप ये नोट करके डाल देना कि भैया कोई भी वीक एसिड है उसके कंजुगेट बेस का KB क्या हो जाता है, KW। कोई वीक बेस है उसके कंजुगेट एसिड का K मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, K। इन दोनों का लॉग लगा के करोगे तो PK प्लस PK भी क्या हो जाता है, PKW। पक्का। अब देख लो ये क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे, कभी भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस जो होंगे ना डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको कोई बोलेगा भी नहीं कि भाई साहब ये क्वेश्चन में आप क्या करो, आपको कभी नहीं बोलने वाला कि इस क्वेश्चन में बफर है, खुद पहचानिए। कैसे पहचानेंगे तो याद करो, एसिडिक बफर बेसिक बफर पहचानने का तरीका बताया था। ये देखो वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, और यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सर इस केस में बफर बनने के चांसेस हैं। आप नोटबुक में देखो कब चांसेस हैं, जब किसके मोल्स ज्यादा होंगे, वीक एसिड के मोल्स ज्यादा होंगे। सर मोल्स कैलकुलेट करो, सर यहां देखो अपने पास, सर अगर मैं मोल्स कैलकुलेट करता हूं या मिली मोल्स रख लेता हूं, मिली मोल्स ऑफ, अगर मैं मिली मोल्स रखता हूं किसके, HCOH के, तो मिली मोल्स ऑफ HCOH कितना हो जाएगा, 160 इंटू 0.1, सर 16 आ जाएगा। मिली मोल्स ऑफ, अगर मैं लिखता हूं मिली मोल्स ऑफ, अगर मैं बोलता हूं मिली मोल्स ऑफ KOH बोलता हूं, तो मिली मोल्स ऑफ KOH कितना हो जाएगा, 40 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 8 मिली मोल्स हो जाएगा। पक्का। अब मिली मोल्स ऑफ KOH मिली मोल्स ऑफ HCOH कितना आ गया, 16, और ये कितना आ गया, 8। एक बात बताना, एक बात बताओ, HCOH और KOH की बात हम लोग कर रहे हैं, ये सर कैसे बताया, किसने बोला, सर आपको कैसे पता चलेगा कि ये अपने पास बफर बन रहा है। एक सिंपल चीज बताता हूं, ये देख लो, और ये क्या हो जाएगा, H2। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इसके कितने मोल्स हैं, 16, इसके कितने हैं, 8, ये 0 है 0। सर जब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, सर इसके 8 में से 8 क्या हो जाएंगे, 0, इसमें से कितने बनेंगे, 16 माइनस 8, इसके 8 बच जाएंगे, और ये कितना बचेगा, 8 मिली मोल्स। सर आफ्टर रिएक्शन, अब देख भाई इतना लिख के कर रहा हूं क्योंकि तू पहली बार शायद देख रहा हो, 8 मिलीमोल्स आफ्टर रिएक्शन, 8 मिलीमोल्स किसके बन रहे हैं, फॉर्मिक एसिड के, और 8 मिलीमोल्स किसके बचे हुए हैं, सॉल्ट के। सर कितने वॉल्यूम में, सर 200 ml वॉल्यूम में। कैसे 200 ml, अरे सर 40 प्लस 160 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 160 कितना हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। सर दोनों का वॉल्यूम, दोनों के मोल्स क्या है, इक्वल है, तो सर वॉल्यूम इक्वल है, मोल्स इक्वल है, इसका मतलब सर कॉन्सेंट्रेशन निकालने जाओगे HCOH का या फिर HCOK का,
इसका निकालने जाओगे वो कितना आ जाएगा 8 मिलीमोल डिवाइड बाई 200 ml। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन निकालो चाहे ना निकालो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया सेम। जैसे ही दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम आया, व्हाट इज पीएच, पीएच इज नथिंग, क्या हो जाएगा पीके। तुमसे क्या पूछ रहा है, पीएच किसके इक्वल हो जाएगा, पीके के। सर पीके कितना है, पीके कितना है, सॉल्व करो। पीके की वैल्यू 4 माइनस लॉग 2, 4 माइनस लॉग 2, 4 माइनस 0.3, सर ये 3.7 है। पीके कितना है 3.7, पीएच कितना आ जाएगा 3.7। सर यहाँ पे हड़बड़ी में टिक मत कर देना, 3.7 ऑप्शन दिया है, टिक नहीं करना है। क्यों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वो क्या पूछ रहा है, पीएच नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, पीएच नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, पीओएच पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 10.3, पीओएच कितना हो जाएगा 10.3, तो पीओएच कितना हो जाएगा 10.3, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 10.3 पक्का। तो सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बफर के अंदर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बफर के अंदर। जो इस साल का क्वेश्चन 2022 का है, ये क्वेश्चन देख लो, आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करोगे, यार मैंने अभी जस्ट पढ़ा फॉर्मूला यूज, देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला सही याद नहीं है तो सारे ऑप्शन गलत दिए होंगे। आप सही से अगर देखोगे ध्यान से, कितने लोग ऐसे होते हैं ना, कितने लोग एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं और पता है क्या सोच लेते हैं इस क्वेश्चन को देख के, अरे सर देखिए ना सर ये कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया है, सॉल्ट का दिया है, ये कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया है, एसिड का। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, अभी भी कुछ लोग होंगे शायद ऐसे अपनी क्लास में ही देख रहे होंगे, पता चला ऐसे सर ये दोनों इक्वल ही तो हैं। 0.01 और 0.10 इक्वल नहीं होते, 0.01 और 0.10 इक्वल नहीं होते सर, एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, दोनों इक्वल नहीं होते, सीधी सी बात है। क्यों, कि अरे सर दोनों में डेसिमल का फर्क है यार, दोनों एक अलग अलग चीजें। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है सर, सीधा सीधा ऑब्वियस एसिडिक बफर है तो पीएच क्या हो जाएगा। सर सोचो ना, इस साल का अपने पास मतलब 2022 का क्वेश्चन है सर, सीधी सीधी सी चीजें पूछी जा रही हैं, सीधा फॉर्मूला लगाना है और सीधा सीधा आंसर निकालना है। अब कोई बोले अरे सर भाई फॉर्मूला यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीके की वैल्यू कितनी दी है 4.57, कोई कैलकुलेशन नहीं, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, इसकी कितनी है 0.01, सर डेसिमल हटाओगे सर ये कितना हो जाएगा 10, सर 4.57 लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्या आंसर आ जाएगा 5.57, पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.57, पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.57। सोचो सर कितना आसान सा काम है, कितना बेसिक सा काम है, इसी को बोलते हैं। अब यहां पे ना कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या है, भाई फॉर्मूला ही याद नहीं होगा। अब जब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ऑब्वियस है भाई आप एग्जाम हॉल में क्या करोगे, टाइम पास। आप एग्जाम हॉल में गलत आंसर लेना शुरू करोगे, पता चला एग्जाम हॉल में अच्छा एसिड था कि सॉल्ट था, सॉल्ट अपॉन एसिड था कि एसिड अपॉन सॉल्ट था। आप गलत करो, आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप उल्टा रेशियो लोगे तो ये log 10 के बदले क्या आ जाएगा log 1/10, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, पता चला ऑप्शन ये दिया हुआ है। सर ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ लोगों को जिनको इक्वल दिखेगा उनके लिए क्या हो जाएगा, अरे सर इक्वल है पीएच टू पीके कर देते, जैसे ही पीएच टू पीके करेंगे सर पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.57, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप बर्बाद होने का सोचो तो सही, एग्जाम हॉल में पूरा पूरा जुगाड़ करके रखा हुआ है। एमसीक्यू क्वेश्चन में यही तो दिक्कत है, आप गलत सोचोगे गलत आंसर भी दिया होगा, आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, बोलेगा अरे हाँ यही सही है यही सही है। आप जब एमसीक्यू करते हो तो यही तो दिक्कत होती है, जब आप कर रहे होते हो उस टाइम थोड़ा ना पता होता है गलत है, ये गलत होता तो आप करते ही नहीं शायद। लेकिन हाँ आपसे गलतियां होती हैं तभी आप सीखते हो, ट्राई करना। सोचो इस साल का क्वेश्चन है और इस साल के क्वेश्चन में अगर इस तरह का इतना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस साल 2023 में भी आपको मैं लिख के दे रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत इजी से होंगे, डोंट वरी, आप इसकी टेंशन मत लो। ट्राई करो कि जो चीज कराई जा रही है उसको डेली रिवाइज करते रहें, कैसे से कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिवीजन बढ़ाते जाएं पक्का। तो सर देख लो मेरे पास आज आयनिक में एसिड और बेसिस खत्म है। सर मैंने पहले एसिड स्टार्ट किया था, बेस स्टार्ट किया था, पहले स्टार्ट किया था पीएच कैलकुलेशन से, या मैं उससे ही पीछे चला जाऊं तो मैंने एसिड और बेस की डेफिनेशन बताई थी शायद आपको, एसिड और बेस की डेफिनेशन बताई थी, उसकी अलग अलग थ्योरीज दी थी। फिर हमने क्या किया, पीएच डिटरमाइन करना शुरू किया, लॉग निकाला, एंटी लॉग निकाला। फिर हम लोगों ने और क्या किया, हम लोगों ने देखा कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं, उसके अंदर मैंने केसेस बताए, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर केसेस बताए, मिक्सिंग का, डाइल्यूशन का, ये सब चीजें करी। फिर मैंने बोला कि भाई वीक एसिड और वीक बेस होगा तो कैसे आता है, इसका पीएच किस पे डिपेंड करेगा, इसका H+ किस पे डिपेंड करेगा, इसका OH- किस पे डिपेंड करेगा, ये सब बातें हम लोगों ने कर ली। फिर मुझसे किसने बोला कि सर वीक एसिड वीक बेस में अगर आपने गलती से स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, मान लो ये वीक एसिड उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो क्या बनेगा। अगर देखो हमने पहले क्या पढ़ा, वीक एसिड अकेला है तो क्या होगा। फिर मैंने क्या बताया कि सर वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दोगे तो कौन सा इफेक्ट लगता है, आज ही पढ़ा। वीक एसिड सेम टाइप के नेचर के हैं तो यहां पे क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, यहां पे क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, यहां पे क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट।
सर स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे, ये अकेला था तो अपना अल्फा था, यहां क्या हो गया, अल्फा डैश हो गया। पक्का सर, अगर इसी वीक एसिड के अंदर, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया और अगर इसके मोल्स कम हैं, वाई की वैल्यू ज्यादा है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, बफर सॉल्यूशन बन गया। यही बात कर रहे हैं ना आज हम लोग। कल हमने वीक एसिड अकेला पढ़ा था कि अकेला वीक एसिड क्या करता है, वीक एसिड के जस्ट बाद उसका जुड़वा भाई आ गया, कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर दो सेम नेचर के लोग आ जाते हैं तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, आपके पास क्या हो रहा होगा, आपका कॉमन एन इफेक्ट लगना शुरू होता है। लेकिन अगर अपोजिट वाली आ गई और उसमें अगर उसके मोल्स कम है, जो अपोजिट वाला आ रहा है अगर उसके मोल्स कम है, तो आप कौन सा सॉल्यूशन बनाओगे, बफर सॉल्यूशन बनाओगे। टाइट्रेशन यही तो होती है भाई, धीरे धीरे। पहले मान लो एक ग्लास लिया, उसके अंदर वीक एसिड है, उसके अंदर क्या डालना शुरू किया, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो उसमें देखा अच्छा भाई इसका पीएच अलग जा रहा है, फिर कुछ स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो पता चला यार यार गजब का सॉल्यूशन बन रहा है, इसका तो पीएच चेंज ही नहीं हो रहा, इसका पीएच तो हम लोग चेंज ही नहीं कर पा रहे। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से करना, अच्छे से करो। अब सर सारी चीजें एसिड और बेस की फिनिश्ड है, तो अब मेरे पास आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट की बात करते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस कल करेंगे, लेकिन आज अपने पास सारे फॉर्मूला लिस्ट बना लेंगे, चीजों को चेक जरूर कर लेंगे। ठीक है, जैसे मुझे किसने बोला कि सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, तो व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज नथिंग सर, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन को रिवर्स करना, मतलब अभी तक एसिड प्लस बेस सॉल्ट बना रहा था, अब क्या करोगे, सॉल्ट क्या बनाएगा, पानी के साथ क्या बनाएगा, एसिड प्लस बेस। सर अगर देखो सॉल्ट के अंदर दो अपने पास पार्ट होते हैं, एक होता है कैटायनिक पार्ट, एक होता है एनायनिक पार्ट। कोई भी सॉल्ट उठा लो, मान लो ए भी कोई सॉल्ट है, तो ए प्लस होगा, ए माइनस ले लेते हैं और बी क्या ले लेते हैं, प्लस। सर ए माइनस कहां से आया होगा, अगर मैं बोलूं तो ये एच से आया होगा, और ये कहां से आया होगा, बेस से। कैसे, अरे सर आप कोई भी एग्जांपल ले लो, NaCl की बात कर लेते हैं, NaCl में Na प्लस कहां से आया होगा, NaOH से। ये कहां से आया होगा, NaOH से। और सर Cl माइनस कहां से आया होगा, सर एनायनिक पार्ट कहां से आया होगा, एसिड से। कोई भी सॉल्ट होता है उसके अंदर दो पार्ट है, कैटायनिक और एनायनिक। कैटायनिक पार्ट हमेशा कहां से आता है, बेस से। एनायनिक पार्ट कहां से आता है, हमेशा इसके एसिड से। अब सॉल्ट में दो टाइप के अपने पास कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे। कैटायन हाइड्रोलिसिस करेगा तो ऑब्वियसली बेस बनाएगा, क्योंकि आया बेचारा उधर से था। एनायन हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है, ध्यान सुनना। हाइड्रोलिसिस का और हाइड्रेशन में डिफरेंस होता है। हाइड्रोलिसिस मतलब जो पानी के साथ रिएक्शन करके कुछ बना रहा हो, एक होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब आप बार बार इनऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो हाइड्रेशन वर्ड यूज होगा। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि सर अगर A माइनस है ना तो ये क्या करेगा, अपने आसपास पानी को सराउंड कर लेगा। हाइड्रेशन का मतलब रिएक्शन नहीं होती, बस पानी को अपने आसपास क्या करेगा, गोला बना के रख लेगा। सर इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। रिएक्शन नहीं कर रही है। बी माइनस है, देखो ये बी प्लस है, तो बी प्लस भी क्या करेगा, अपने आसपास पानी बना लेगा कि हाँ भाई खूब अच्छा, ये रहा पानी। सर ये हाइड्रेशन कहलाती है। हाइड्रेशन में रिएक्शन नहीं हो रही होती, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। बी प्लस है, उसके अराउंड क्या होता है, बिकॉज ऑफ चार्ज हम लोग क्या करते हैं, गोला बना के रख लेते हैं। इसी को हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते थे, याद करो हमने पढ़ा था। सर अब देखो हाइड्रेशन का मीनिंग ये होता है, लेकिन वही अगर हाइड्रोलिसिस करने चले, अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आप क्या करते हो, रिएक्शन करते हो। हाइड्रोलिसिस करते हो तो आप क्या करते हो, रिएक्शन करते हो। A माइनस है, H2O से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, Ha, और प्लस क्या बना देगा, OH माइनस। सर अगर मैं B प्लस के बारे में बात कर रहा हूं तो B प्लस रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, BOH बना देगा, और ये क्या बना देगा, H प्लस बना देगा। तो सर हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में डिफरेंस है। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं लोग, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम पे आते हैं। हाइड्रेशन में इक्विलिब्रियम की जरूरत नहीं, बस अपने सपोर्ट में लेके रहते हैं। तो दो टाइप के लोग हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस करेगा कौन, हाइड्रोलिसिस करता कौन है, जो सर रिएक्शन कौन करता है भाई। अगर तुम खुद इंडिपेंडेंट होते ना, खुद अगर सपोर्टिव होते, खुद अगर खड़े होते कि हाँ नहीं सर मुझे जरूरत नहीं किसी की, कोई दोस्त बताए, कोई मुझे किसी कोचिंग का किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, मैं खुद ही अकेला ही काफी नीट निकाल दूंगा, तुम्हें शायद तुम क्या होते, फिर हाइड्रेशन करते, तुम्हारी जरूरत ही नहीं। लेकिन हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तुम्हें हेल्प चाहिए, तुम्हें घर वालों से हेल्प चाहिए, हमसे हेल्प चाहिए, तुम्हें पढ़ाई में हेल्प चाहिए, दोस्तों से हेल्प चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए होती। तो हाइड्रोलिसिस कौन करता है, जिसके मार्क्स कम होते हैं, जिसकी वीकनेस होती है। स्ट्रॉन्ग बंदा कभी पूछता नहीं, अब टॉपर को तुम क्लास में कहीं बिठा दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, टॉपर है वो, कहीं भी क्लास में टेस्ट में आगे बिठा दो, पीछे बिठा दो, उसको कोई वो नौटंकी नहीं करेगा। लेकिन जो वीक है ना, वो सोचता है थोड़ा बीच में बैठूंगा ना या पीछे बैठूंगा तो मैं चीटिंग कर सकता हूँ या मैं देख सकता हूँ। अगर उसको आगे बिठा दोगे ना तो डर जाएगा, अरे भाई यार पेपर बेकार हो जाएगा, आपने आगे बैठ गया था यार,
होता है ना, वैसी हालत यहाँ पे सॉल्ट में भी वही पोर्शन हाइड्रोलिसिस करता है, वही बंदा पानी से जाएगा बात करने के लिए, जो पानी से वही बंदा रिएक्ट करेगा जो क्या होगा, वीक होगा, जो क्या होगा, वीक होगा। याद रखना मेरे पास 4 टाइप के सॉल्ट होंगे। देखो अपने पास सॉल्ट्स ऑफ, मेरे पास 4 टाइप के सॉल्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ अगर मैं बात करूं सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। सर अब मिक्सिंग करते चले जाओ। सर सॉल्ट्स ऑफ अगर मैं बात करता हूं इसका, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का, ये भी एक सॉल्ट होगा। और अगर मैं बात करता हूं सॉल्ट्स ऑफ, अगर मैं सॉल्ट्स लेना शुरू करूं, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, दोनों के दोनों वीक हो जाए, वीक एसिड प्लस क्या हो जाए, वीक बेस, तो ये दोनों का सॉल्ट भी क्या होगा अपने पास। ये 4 टाइप के सॉल्ट पॉसिबल है, लेकिन चारों में देखो अब सर एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, जिसका क्या होता है, वीकर पोर्शन। इसका सर इसका सॉल्ट में कैटायनिक पार्ट वीक है या एनायनिक पार्ट वीक है, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों के दोनों, कैटायनिक मतलब सर ये बेसिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, ये क्या है, एसिडिक पार्ट है, ये दोनों के दोनों पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इसके केस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। क्योंकि सर जो स्ट्रॉन्ग है ना वो हाइड्रोलिसिस क्यों करेगा भाई, कोई इक्विलिब्रियम नहीं, कोई इक्विलिब्रियम नहीं, कोई आयनिक इक्विलिब्रियम ये सब फॉलो नहीं करेगा। इनके केस में पीएच जो होता है डायरेक्ट कितना फिक्स हो जाता है। पीएच सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा है, पानी के कारण हो रहा है। सर सिर्फ और सिर्फ पीएच किसके कारण होगा, H2O के कारण। क्यों, क्योंकि भाई वो बेचारा कर ही नहीं रहा, उसको मतलब ही नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग आदमी है, पानी से क्यों रिएक्ट करेगा, बात ही क्यों करेगा, टॉपर क्यों जरूरत है भाई उसको, तुमसे बात करने की जरूरत क्यों है उसको, अगर किसी के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो उसको जरूरत क्यों है तुमसे बात करने की, ये देख लो क्यों बात करेगा वो तुमसे। यही चीज अपने पास देखते रहो। तो भाई अब जैसे कोई भी है, पीएच 7 हो गया, अब इसके केस में देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, अब यहां कौन सा पार्ट वीकर पार्ट है, सर एसिडिक पार्ट वीकर है क्या, नहीं, मतलब आपका एनायनिक पार्ट जो होगा, एनायनिक पार्ट जो होगा वो एनायनिक क्या बोल सकते हैं, एसिडिक पार्ट, ये स्ट्रॉन्ग है। तो भाई साहब ये क्यों हाइड्रोलिसिस में जाएगा, ये क्यों हाइड्रोलिसिस में जाएगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बंदा है तो सर इसकी तो हाइड्रोलिसिस होगी ही नहीं। जो भी बंदा अगर स्ट्रॉन्ग है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। सर अगर मैं बात करूं कैटायनिक पार्ट की, ऑब्वियस है कैटायनिक पार्ट लिखूंगा, या फिर इसी को मैं बोल देता हूं बेसिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट, या फिर इसको क्या बोल दूंगा, बेसिक पार्ट। तो ये क्या है, वीक है, और जो वीक है वही तो हाइड्रोलिसिस में जाएगा, तो इसको कौन सा हाइड्रोलिसिस बोल देंगे, सर यहाँ कैटायन जा रहा है हाइड्रोलिसिस में, तो ये क्या होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कहलाएगा, ये क्या होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। पक्का, यहां पे कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस में जाएगा, कैटायनिक का। सर इसमें सर इसका पीएच देखोगे तो कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक पार्ट, तो इसका पीएच क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा, इसका पीएच क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा। तो एग्जाम हॉल में बस देखो कौन सा पार्ट वीक है, सॉल्ट का कौन सा पार्ट वीक है, उसके हिसाब से क्या करना शुरू कर दो, सॉल्ट का जो पार्ट वीक है उसी की क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, उसी की क्या होने वाली है, हाइड्रोलिसिस होने वाली। तो ये ध्यान रखना, जैसे मुझे किसने बोला कि सर एक काम करते, यहां वाला देखो, यहां पे देखो, यहां पे भी एनायनिक पार्ट देखो, एनायनिक पार्ट या फिर एसिडिक पार्ट, एनायनिक पार्ट या फिर एसिडिक पार्ट, इस केस में सर एनायनिक पार्ट क्या है, वीक है, मतलब सर ये वाला एनायनिक हाइड्रोलिसिस दिखाएगा। एनायन को जरूरत पड़ेगी सपोर्ट की भाई साहब, जो वीकर पार्ट है ना इक्विलिब्रियम में भाई वीकर पार्ट के ही मजे लिए जाते, जो वीकर पार्ट होगा वही जाएगा हाइड्रोलिसिस में। अगर मैं कैटायनिक पार्ट लेता हूं, कैटायनिक वाला सेन ले लो या बेसिक पार्ट ले लो, सर ये वाला सॉल्ट का जो पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये काहे का हाइड्रोलिसिस, इसकी कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ये कोई हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, क्योंकि इसका ये पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा, आगे बैठ रहा पीछे बैठ रहा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। जो बेचारा कमजोर है वो हेल्प लेने की कोशिश करेगा, वो थोड़ा खोजेगा कि भाई कोई हेल्प कर दो, कोई हेल्प कर दो। इसमें देख लो सर बेसिक पार्ट वीक स्ट्रॉन्ग है तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7, बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। सर अगर दोनों के दोनों वीक हैं, अगर दोनों के दोनों वीक हैं तो सर एनायनिक पार्ट हो, एनायनिक पार्ट हो, एसिडिक पार्ट, एनायनिक हो चाहे एसिडिक हो, सर एनायनिक हो एसिडिक पार्ट हो, ये भी वीक है, ये भी वीक है, तो इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा। कैटायनिक पार्ट की बात करोगे तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायनिक पार्ट होगा चाहे बेसिक पार्ट होगा तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी। दोनों के दोनों वीक हैं तो इन दोनों की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। सर इन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे क्या होगा, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस होने वाली, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस होने वाली, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, बोथ कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास सर देख लो, इसका पीएच आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसका पीएच किस पे डिपेंड करेगा, सर वो डिपेंड करेगा पीकेए और पीकेबी पे, पीकेए एंड पीकेबी पे।
मतलब दोनों वीकर हैं, तो अब दोनों में से जिसका भी पीके जैसा होगा उसके हिसाब से, इसका पीएच फिक्स है, इसका पीएच लेस देन 7, इसका पीएच ग्रेटर देन 7, इसका पीएच किस पे डिपेंड करेगा, एसिड और बेस के उसके ऊपर। पक्का कौन सा सॉल्ट कैसे बनता है बस इतना फाइंड आउट कर लो, पीएच के बारे में कुछ गेस कर सकते हो। अब तुम्हें बोले सर कैसे सॉल्ट कैसे पता चलेगा, मैं एग्जांपल्स भी दिखा देता हूं और ट्राई करना, ये तो मैंने ऐसे बता दिया, एग्जांपल्स भी दिखा देता हूं। जैसे अब देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, उसका पीएच फिक्स रहना है हमेशा, कितना रहेगा 7 ही। सर कौन से एग्जांपल्स हैं, NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, इन सबके जो वेरिएशन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो पार्ट होगा अगर वो सॉल्ट बनाता है मिलके, तो उसका हमेशा क्या आने वाला है, उसका पीएच फिक्स रहेगा। पीएच कितना हो जाएगा 7, उसका पीएच कितना आएगा 7 आएगा, उसका पीएच कितना आएगा 7 आएगा। पक्का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट अगर वो बनाता है तो उसका पीएच हमेशा फिक्स्ड होगा, कितना 7 आएगा। सर अगर वही वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का आ गया, देखो एग्जांपल्स। सर वीक बेस, बेस वाला पार्ट वीक है तो कटायन जाएगा हाइड्रोलिसिस में, इसका सर एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। पक्का, क्योंकि आपका एसिडिक पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग, एसिडिक पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका पीएच क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा। पक्का, तो ये सॉल्ट देख लो। नेक्स्ट सॉल्ट देख तो अपने पास कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, इसमें कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस में जाएगा, तो अगेन वीकर पार्ट। वीकर पार्ट कौन सा है, एसिडिक का, एसिडिक पार्ट मतलब एनाइनिक पार्ट, ये हाइड्रोलिसिस जाएगी, इसका सॉल्यूशन पीएच क्या आएगा, ग्रेटर देन 7। तो भाई जो पढ़ा है बस उसको देख लो, एग्जांपल्स रटना नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता जाएगा कि सर एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही याद आती रहेंगी चीजें, तो इसको लेके ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल रट्टा मार रहे हैं, ऑब्वियस भाई हो सकता है आप ये एग्जाम्पल करके जाओ, पता चला एग्जाम में कोई और एग्जाम्पल बैठा हुआ है, तो ये काम नहीं करना। आप कॉन्सेप्ट देखो कि कौन सा पार्ट वीकर दिख रहा है, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है सॉल्ट का वो हाइड्रोलिसिस नहीं करने वाला, वीकर पार्ट ही क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करने वाला है। सर ये देखो लास्ट वन, अगर वीक एसिड और वीक बेस आ गया, वीक एसिड और वीक बेस आ गया तो यहां पे क्या होगा, कटायन एज वेल एज एनायन सब के सब हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, और इसका एक्वस सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, पीके और पीकेबी के ऊपर। सर एक बात बताता हूं, ये जब पीके और पीकेबी इक्वल हो गए, उस केस में अगर दोनों इक्वली वीक हैं, अब सोचो ना एसिड भी उतना ही वीक है जितना बेस वीक है, उस केस में पीएच कितना हो जाएगा 7। सर अगर ऐसा हो गया कि पीके ग्रेटर देन पीकेबी हो गया तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, अल्कलाइन। सर अगर उल्टा हो जाए, अभी फॉर्मूला निकाल लेंगे, डिराइव करेंगे, पता चल जाएगा, आप फॉर्मूला निकालेंगे डिराइव करेंगे, पता भी चल जाएगा कैसे डिसाइड होता है। पक्का, तो ये 4 टाइप के सॉल्ट हो गए मेरे पास, और उसमें से ये पता चल गया किसका पीएच ग्रेटर देन 7, किसका पीएच लेस देन 7, किसका पीएच हमेशा इक्वल टू 7 होगा, और लास्ट वाले का वीक एसिड वीक बेस वाले सॉल्ट का पीएच डिपेंड करता है पीके और पीकेबी की वैल्यू के ऊपर। पक्का हो जाएगा। अब देख क्वेश्चन कैसा होगा, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन तेरे से पूछा गया, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये पूछा गया सोडियम कार्बोनेट के बारे में बताओ, सोडियम कार्बोनेट के बारे में बताओ, सोडियम कार्बोनेट कौन सा सॉल्ट है, किस टाइप का सॉल्ट है, तो किस टाइप का सॉल्ट होगा, वीक एसिड वीक बेस, नहीं सर सोडियम कार्बोनेट को अगर आपको लगता है जस्ट अभी आपने देखा है, एग्जांपल देखिए, आंसर टिक कीजिए। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का एग्जांपल है। कैसे, ये देख लो ना अपने पास, इसको तोड़ोगे तो सर इसमें कटायनिक पार्ट क्या होगा, NaOH से आया होगा, और एनायनिक पार्ट कहां से आया होगा, सर ये वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बस सर कोई भी क्वेश्चन, ये देखो डेफिनेशन बेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाता है, कौन सा सॉल्ट होगा जिसमें दोनों पार्ट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये वाला आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो सर ये क्वेश्चंस छोटे छोटे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, अभी न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बट अभी आप डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस देख लो कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, कैसे करेंगे अपने पास डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, किसको हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, किसको कर सकते हैं, डिपेंड करता है, हो जाएगा। अब देखो किसने बोला सर इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक सॉल्ट का निकालूंगा बाकी लोगों का, क्योंकि देखो डेरिवेशन का फायदा अब क्रैश कोर्स में करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, बाकी हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, कल उसके ऊपर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और कल ये चैप्टर फिनिश करेंगे। कल की क्लास थोड़ी लंबी आएगी, ठीक है ना, क्योंकि कल चैप्टर फिनिश भी करना है, और प्लस अपने पास ऐसे आज ही चैप्टर का मेजर पॉइंट खत्म हो जाएगा, बिकॉज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद कल सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है, और उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चंस और रिवीजन होंगे, ठीक है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में मैं एक सॉल्ट का डेरिवेशन कर देता हूँ, क्योंकि ये ना बोले अरे सर आपने तो कराया ही नहीं डेरिवेशन, लेकिन हाँ ट्राई करना भाई, एक डेरिवेशन देख के ही समझ जाओगे कि भाई साहब
यहाँ पे जो कहानी है डेरिवेशन की नहीं होगी, फॉर्मूले की लड़ाई है। आयनिक इक्विलिब्रियम में डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये डिसाइड कर लेना, ठीक है, ये डिसाइड कर लेना। सॉल्ट है तो सॉल्ट का फॉर्मूला, एसिड है वीक एसिड है तो वीक एसिड का फॉर्मूला, वीक एसिड प्लस कंजुगेट बेस है तो बफर का फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला अलग अलग तरीके से। देखो मान लो ये कोई सॉल्ट दिया है, मान लो ये सॉल्ट है, मान लो इसमें अपने पास ए माइनस है और क्या हो गया ये सॉल्ट है। ए माइनस कहां से आया होगा, फ्रॉम वीक एसिड, ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा इसमें, कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, बोल सकते हैं एनाइनिक पार्ट। एनाइनिक पार्ट क्या होगा या एसिडिक पार्ट, यही हाइड्रोलिसिस होगी, यही हाइड्रोलिसिस होगी, तो सीधा सीधा यही निकालते हैं, एसिडिक पार्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा पक्का। एक बात बताओ, एनाइनिक पार्ट ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा, इसका पीएच ऐसे भी दिख रहा है, किससे ग्रेटर होगा, 7 से ग्रेटर ही होगा, पीएच क्या होगा ग्रेटर देन 7। चलो अब हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। एनाइनिक पार्ट हाइड्रोलिसिस करने जाएगा, पानी से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा Ha और प्लस क्या बना देगा OH माइनस। देख भाई डेरिवेशन एक का कर रहा हूं, ट्राई करना, आज हम लोग सीधा फॉर्मूला लिस्ट बना दूंगा, उसी को यूज करना है, कल से उसके ऊपर सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। ये देखो A माइनस प्लस H2 Ha प्लस OH माइनस, टाइम इज इक्वल्स टू 0, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, ये कितना हो गया 0 0। यहां पे एक नई कॉन्सेप्ट की शुरुआत होगी, सर यहां डिसोसिएशन नहीं हो रहा, डिसोसिएशन नहीं हो रहा कि अल्फा लोगे आप, C माइनस C अल्फा नहीं लोगे, रीजन यहां डिसोसिएशन कहां हो रहा है, यहां तो हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो यहां पे एक नया टर्म सेम जुड़वा भाई है, अभी आप देखोगे पता भी चल जाएगा, एकदम जुड़वा भाई है, बस यहां वर्ड होता है ना उसका मीनिंग बस चेंज कर रहे हैं, सेम चीज है। H अल्फा के बदले क्या लिखेंगे H, ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर, जो अल्फा आपने पढ़ा है उसी का जुड़वा भाई, ये बस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यूज कर रहा है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस फ्रॉम 1 मोल, सर अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस फ्रॉम 1 मोल, एक मोल से कितने लोग हाइड्रोलिसिस में जा रहे हैं उसको H रिप्रेजेंट करता है। H की वैल्यूज भी फ्रैक्शन में भी आ सकती है, H की वैल्यू ऐसे जनरली फ्रैक्शन में ही होती है, H की वैल्यू फ्रैक्शन में ही लेते हैं जब भी फॉर्मूला यूज करते हैं, और इसकी वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होती है 1 तक। H चाहोगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस परसेंटेज में भी आ सकती है, कुछ नहीं H फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। शायद सब कुछ आपको सिमिलर टाइप दिख रहा होगा जो आपने अल्फा में पढ़ा है, जो आपने अल्फा में पढ़ा है वही है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को ही H बोलने वाले। अच्छा अब यहां पे एक और चीज बता देता हूं, यहां पे अब सॉल्ट के लिए ऑब्वियस है, जैसे आप H लेके आए वैसे ही यहां KH आ जाएगा। सॉल्ट के लिए क्या लिख देते, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सॉल्ट के लिए क्या लिख देंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, यहां पे एक वर्ड यूज हो जाएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। एक के किसके लिए यूज करते थे, याद करो के किसके लिए था सर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड के लिए के यूज किया, बेस के लिए क्या यूज किया के बी यूज किया, पानी के लिए क्या यूज किया के डब्ल्यू यूज किया, अलग अलग जगह पे यही तो यूज कर रहे हो, के मतलब एसिड, के बी मतलब बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और के डब्ल्यू मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सिमिलरली सॉल्ट के केस में क्या यूज कर दिया एच। सर अल्फा का वर्ड यहां हटा के हम लोग क्या लेके आए एच, और ये देखना अब C माइनस सी एच, ये क्या होगा CH, ये क्या हो गया CH। सर अगर KH की वैल्यू निकालने जाऊं तो KH की वैल्यू एग्जैक्टली करके देखोगे, अगर मैं इस तरह से एक्सप्रेशन लिख के देखूं तो HA इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, HA इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा A माइनस, ये लिख सकता हूं। और इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो CH इंटू CH C1 माइनस H, एग्जैक्ट देखना वही फॉर्मूला आ रहा है क्या जो हमने कभी, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, एसिड में आता था, यहाँ पे सर अल्फा को किसने रिप्लेस किया है H को, तो सर कोई नई डेरिवेशन नहीं, बस अल्फा के बदले एक नया वर्ड यूज हो रहा है H, अदरवाइज सब कुछ सेम है, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H हो रहा है, ठीक है, सब कुछ ही सिमिलर है। KH की वैल्यू सीधा सीधा किसके इक्वल आ रही है, इसके। किसने बोला सर एक बात बताओ, इसमें एसिडिक पार्ट लेके बैठे हो, अगर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगा दूं, अगर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ अप्लाई कर देता हूं, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ अगर लगाता हूं, अगर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाते हैं तो याद करना 1 माइनस H को क्या ले लेंगे सर, KH को क्या लिख सकता हूं CH स्क्वायर, और यहां से H की वैल्यू क्या आ जाएगी KH बाई C आ जाएगी, H की वैल्यू क्या आ जाएगी KH बाई C। याद करो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला सेम है, अल्फा निकालते थे, अल्फा कैसे निकालते थे अंडर रूट के बाई सी, बेस था तो के बी बाई सी, यहां सॉल्ट है तो क्या करेंगे के एच बाई सी। भाई कुछ भी नया नहीं मिला, सब कुछ डेरिवेशन में सब कुछ सिमिलर सा है, देख ले ओस्टवाल डाइल्यूशन लगाया एच की वैल्यू क्या आ गई है। किसने बोला सर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, सर वहां पे जो आपने पढ़ा था CH, सर CH C के बदले क्या लिख सकता हूं KH बाई C लिख सकता हूं, शायद याद करो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं
शायद सब कुछ आपका सेम डेरिवेशन जो आपने पहले किया हुआ है वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। आज नया क्या है वो दिखाता हूं। केएच की वैल्यू क्या है हाइड्रोलिसिस में, देखो शायद वही सेम चीज, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी, सर ओ एच माइनस अंडर रूट के एच प्लस इंटू सी, तो वही सेम चीज इस फॉर्म में देखेंगे। अगर मैं बोलता हूं के एच की वैल्यू क्या लिखी थी आपने, एच ए इंटू ओ एच माइनस डिवाइड बाई क्या लिख दिया था, ए माइनस, यही था ना, ये देख लो एक्सप्रेशन यही था शायद, पक्का। डेरिवेशन के नाम पे अब देखो क्या क्या आता है, यहाँ पे एक नई चीज क्या आती है सर, अगर इस एसिड के बारे में बात करें, इस एसिड के बारे में बात करें, तो इस एसिड का एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट क्या आएगा, के निकालने जाओगे तो इस एसिड का के कितना आएगा सर, के की वैल्यू कितनी आएगी, दिस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा, पक्का। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, k इंटू के एच कर दो, अगर k इंटू के एच करते हो तो भाई साहब देख लो, एच ए इंटू ओ एच माइनस, एच ए इंटू ओ एच माइनस डिवाइड बाई ए माइनस इंटू ये क्या आ जाएगा, एच प्लस इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एच। सर ये डेरिवेशन बस आज कर लिया, हो गया फॉर्मूला, हम लोग सीधा एक फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं, के इंटू के एच क्या हो गया, के डब्ल्यू। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वीकर पोर्शन से, तो किसके इक्वल हो रहा है, के डब्ल्यू के। क्यों, क्योंकि H प्लस इंटू ओ एच माइनस को क्या लिखते थे, के डब्ल्यू लिखते थे, H प्लस इंटू ओ एच माइनस को क्या लिखते थे, के डब्ल्यू लिखते थे। अब भाई साहब इसका यूज करके मैं आपको सब कुछ निकाल निकाल के दिखाऊंगा, ये देख लो सर, के एच की वैल्यू यहां क्या हो सकती है, के एच की वैल्यू सर के डब्ल्यू और डिवाइड बाई क्या कर दो, वीकर पार्ट से आप डिवाइड कर दो। वीकर पार्ट कौन सा था, एसिडिक पार्ट, मल्टी डिवाइड कर दिया। अब देखना जो आपने OH माइनस निकाला था, OH माइनस की वैल्यू क्या लिखी थी, CH या फिर अंडर रूट के एच इंटू सी लिखा था। सेम चीज मैं इधर चाहूं तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला भी ऐड कर सकता हूं, के डब्ल्यू इंटू सी। सर अगर मैं चाहूं यहाँ पे, अगर आपने जैसे H की वैल्यू क्या ली थी, H की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट के एच बाई सी थी, ये क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू बाई के ए इंटू क्या हो जाएगा, सी, तो ये H की वैल्यू आ गई। सर आप ऐसे ऐसे करके, अब किसने बोला सर POH निकालने चलते हैं, तो POH भाई कितना हो जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के, और इसकी पावर कितनी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास POH की वैल्यू जो आएगी, POH की वैल्यू जो आएगी वो 7 माइनस 1/2 pKa प्लस क्या आ जाएगी, लॉग सी, प्लस क्या आ जाएगी, लॉग सी। सॉल्व करना चाहो पूरा सॉल्व कर सकते हो, 1/2 लेके आओ, के डब्ल्यू की वैल्यू 14 पुट करना, फिर आएगा। सर इससे सॉल्व करके पीएच निकालना चाहूं तो ये 14 माइनस 7 माइनस 1/2 pKa प्लस लॉग सी। भाई ये पूरा डेरिवेशन तुम्हें लगता है तुम करना चाहते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ भाई टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं। फॉर्मूला याद रखना यही मेजर चीज होती है, इस क्वेश्चंस को करने के लिए फॉर्मूला याद रख लो, यही मेजर है। अगर आपसे पीएच कोई पूछेगा तो 7 प्लस आ जाएगा, पीओएच कोई पूछेगा तो 7 माइनस आ जाएगा। कैसे किया, आप ये पूरा 1/2 नीचे लेके आओ, के डब्ल्यू लॉग लगाओ, पीएच को पी के करो, वो कहानी मैं नहीं कर रहा क्योंकि टाइम कम है, डेरिवेशन से आने नहीं है, पक्का। सर ये इतने फॉर्मूले आगे मैं हर एक की डेरिवेशन नहीं करने वाला, मैं सिंपल सा एक तुम्हारे लिए ट्रिक बना देता हूं। 3 सॉल्ट का हमें पीएच जानना है और इन्हीं तीनों सॉल्ट को हमें बार बार यूज करना है। मेरे पास सॉल्ट ले लेता हूं, पहले मैंने जो अभी डिराइव किया है, देख भाई तुझे ये चार्ट याद रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस और कौन सा सॉल्ट था ये, वीक बेस का, सॉरी वीक एसिड का, यही था ना जो हमने डिराइव किया अभी। यहाँ कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस में जाएगा, यहाँ एनाइनिक पार्ट हाइड्रोलिसिस में जाएगा, एनाइनिक पार्ट हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो ये क्या लिख दोगे, HA और प्लस क्या लिखोगे, OH माइनस। सर इसको C, ये 0 0 सीधा सीधा लिख देता हूँ, C माइनस CH CH CH। सर अब देखना KH की वैल्यू क्या लिखूंगा, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ये होगा। जैसे ही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जैसे ही लगाऊंगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाते ही अगर जैसे ही स्टॉल डाइल्यूशन लॉ अप्लाई होगा, सर मेरा फॉर्मूला देखो, अब सारा का सारा एक साथ लिख देते हैं, के एच टू सी एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के एच बाई सी। यहाँ पे एक चीज और है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट चाहोगे तो सर यहाँ कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन वीक है, एसिडिक पोर्शन वीक है, तो के एच इज नथिंग के डब्ल्यू बाई के। सर क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डब्ल्यू बाई के इंटू सी। सर ओ एच माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी एच आ जाएगा, या फिर अंडर रूट के एच इंटू सी आ जाएगा, या फिर अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के ए इंटू क्या आ जाएगा, सी। सर यहाँ पी ओ एच निकालने जाओगे 7 माइनस 1/2, ये फॉर्मूला लिस्ट याद रखना अपने पास और कुछ नहीं, लॉग सी होगा। यहाँ पे पी एच निकालने जाओगे 7 प्लस 1/2 पी के ए
प्लस क्या आ जाएगा log C। सर अगर आपको ये फॉर्मूला सारे याद है ना तो आपको इसके बगल वाला सॉल्ट तो ऐसे ही कर लोगे। इसके बगल वाला सॉल्ट क्या लिख रहा हूं देखना अपने पास, यहाँ पे सर स्ट्रॉन्ग एसिड लिख रहा हूं और कौन सा पोर्शन वीक है आपके पास, कौन सा पोर्शन वीक है ये देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा पोर्शन वीक है, तो सर बेस का पोर्शन क्या है, वीक है। इसके केस में कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइसिस करेगा, बी प्लस करेगा, बी प्लस हाइड्रोलाइसिस करेगा तो क्या बनाएगा, BOH प्लस क्या हो जाएगा सर, BOH प्लस क्या आ जाएगा, H प्लस। सर सिमिलरली C0 यहाँ C माइनस CH, ये क्या हो गया CH, ये क्या हो गया CH, KH की वैल्यू निकालने जाऊंगा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H हो जाएगा, या फिर ये इसको लिखना चाहूं तो KW बाई KB भी लिख सकता हूं। देख लो कैसे, जो पार्ट वीक है उसी से डिवाइड करना है ना, KW किससे डिवाइड करना है, जो पार्ट वीक है। सर बेसिक पार्ट वीक है तो उससे डिवाइड कर दिया। KH की वैल्यू अब मैं लगा देता हूं कौन सा, अप्लाइंग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। अगर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाऊंगा सर, जैसे ही ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाऊंगा सर क्या होगा, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाते ही क्या हो जाएगा, KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, CH स्क्वायर हो जाएगी, H की वैल्यू क्या हो जाएगी √KH बाई C, या फिर KW बाई KB इंटू क्या आ जाएगा C। सर यहाँ पे H प्लस की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो या तो CH होगा या फिर √KH इंटू C होगा, या फिर KW अपॉन KB, ऊपर क्या आ जाएगा C। देख लो सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, बस H प्लस और OH माइनस। सर यहाँ डायरेक्ट pH निकालने जाऊंगा तो pH की वैल्यू 7 माइनस 1/2 pKb प्लस क्या आ जाएगा log C। बस ये फॉर्मूला जो उठा कर लो, ये log C आ जाएगा, हो गया। जो पोर्शन वीक है उसके ऊपर। लास्ट वाला सॉल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सर ये बंदा इसमें क्या है, दोनों पार्ट हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, इसमें कटायन भी हाइड्रोलिसिस में जा रहा है और एनायन भी हाइड्रोलिसिस में जा रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। A माइनस और B प्लस ये दोनों पार्ट हाइड्रोलिसिस में जाएंगे तो यहां पे एसिड भी बनेगा, यहां एसिड भी बनेगा, यहां एसिड भी बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा, बेस। यहां दोनों ही पार्ट हाइड्रोलिसिस में जाते हैं तो यहां सर C होगा, C होगा, 0 होगा, यहां C माइनस CH होगा, C माइनस CH होगा, CH होगा, CH होगा। इसका KH का एक्सप्रेशन निकालते हो तो ये पहला बंदा आता है जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट ऑफ सर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। और इसमें दोनों पार्ट वीक हैं तो इसलिए हम दोनों से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये देख लो, ये दोनों पार्ट वीक हैं तो मैंने दोनों से डिवाइड कर दिए। जिसको लगता हो कैसे आया तुम कैलकुलेट करके लिख दो, कोई बात नहीं। CH दो बार, C स्क्वायर H स्क्वायर, नीचे भी C कॉमन ले लो तो C स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर क्या बच जाएगा H स्क्वायर, नीचे क्या बच जाएगा 1 माइनस H। तो सर यहाँ पे अपने पास ये अलग, ये पहला बंदा है जिसका कांस्टेंट जो है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेशन पे। देख लो ये पहला बंदा है जिसका कांस्टेंट किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेशन पे। इवन अगर आप H निकालने जाओगे तो यहाँ H की वैल्यू ऐसी आ जाएगी, √KH प्लस 1 आ जाएगा। इसका H अलग तरीके से आएगा, बाकी लोगों का H डायरेक्ट आ रहा था, √KH बाई KH प्लस 1 कर रहे थे। इसके साथ क्या दिक्कत है, इसके केस में आपको अगर pH निकालना है ना सर, तो pH इसके केस में आप कैसे करते हो मैं बता देता हूं। ये क्या हो रहा होता है, 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। सर ये दोनों को सब कुछ ऐड करके देखिएगा, 7 प्लस इसका pH कैसे निकलेगा, एक बार में pH इज 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। आप सॉल्ट देखिए और सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चंस करिए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो क्वेश्चन करना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का pH हमेशा फिक्स रहता है, उसमें कोई हाइड्रोलिसिस ही नहीं है, ना कटायन जा रहा है ना एनायन जा रहा है। यहां पे हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोलिसिस में देख लो कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस कर रहा है, वो स्टॉल डाइल्यूशन लगा रहे हैं, इन दोनों में स्टॉल डाइल्यूशन लग रहा है। यहां पे KH कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, यहां KH डिपेंड ही नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल आउट है। ये बस इतने ही फॉर्मूलाज लेके बैठा होता है। आप एक काम कीजिए, आज फॉर्मूलाज आप क्वेश्चंस में बफर तक फिनिश कीजिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का बस डेरिवेशन या फॉर्मूलाज देख लीजिए। इसके बाद जो चीजें आएंगी, इसके बाद की जो चीजें हम लोग करने वाले, वो सर इसके क्वेश्चंस जो होंगे हम लोग अगली क्लास में मैं आपको रिवाइज के साथ करा दूंगा, आपको रिवीजन के साथ करा दूंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में सारे फॉर्मूलाज फिनिश हो चुके हैं, कल की क्लास में कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा सर, आज ही बस फॉर्मूलाज हैं। ट्राई करो, एक शीट बनाओ, वीक एसिड वीक बेस को कंपेयर करो सर, बफर सॉल्यूशन में एसिडिक बफर बेसिक बफर को कंपेयर करो, एंड द थर्ड वन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ये तीन लोगों का लिस्ट बना के रख लो, ऐसे मैं कल खुद भी करा दूंगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो खुद से बनाने की। आज का डीपी अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज में बफर के क्वेश्चंस होंगे, सॉल्ट के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। मैं ट्राई करना चाहता हूं कि आप लोग पीएच के या क्वेश्चंस फॉर्मूला आपको पता है तो आप यूज कर पाओगे या नहीं, कौन सा पोर्शन वीक होगा, अगर नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, आप देख लो। अगर वीकर एसिडिक पार्ट है ना तो के की वैल्यू दी होगी, अगर वीकर बेस है ना तो केबी की वैल्यू दी होगी, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी आप कर लोगे।
पक्का? तो सर आज अपने पास आयनिक इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर फिनिश कर रहे हैं। कल की क्लास में सर सब कुछ रिवाइज करेंगे और कल आयनिक इक्विलिब्रियम रिवीजन के साथ फिनिश कर रहे होंगे। कल की डीबीपी और कल की आयनिक इक्विलिब्रियम फिनिशिंग हो रही होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।